अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। जी मुझे कहते हैं सोहाब सिल, मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ तो हल्की हल्की बारिश हो रही है सर, जो लोग लाहौर पंजाब में मुझे लग रहा है हो रही है, yes. और इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है। शुक्र है इतने दिनों की शदीद गर्मी के बाद कुछ खुशी का लम्हा आते आते रह गया। अब ये तुम कहोगी आते आते क्यों रह गया? मैं बताती हूँ क्यों रह गया। रात को 250 का पूरा हो गया है पेट्रोल। तो जो मौसम की इतनी खुशी हमारी इतनी एक्साइटमेंट है ना, वो थोड़ी सी ना इस वजह से सर सुबह सुबह मुझे दुख में बदल गई थी। हाँ, मैं और ज़रा खुश हो सकता था, लेकिन ये जो बम गिराया ना और एकदम तकरीबन 15 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, उसके साथ डीजल में, उसके साथ लाइट ऑयल में, जो केरोसिन ऑयल जिसे बोलते हैं, उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। लोग बहुत परेशान होंगे। उसकी वजह यही है, हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी कभी पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर बाकी अशिया के ऊपर भी डायरेक्टली बढ़ता है। महंगाई पहले ही जून के महीने में 16% के हिसाब से तकरीबन कहते हैं 16%, काफ़ी हाई है इन्फ्लेशन, वो जो है महंगाई रही है। तो उसके असरात भी आम आदमी की जेब के ऊपर पड़ेंगे। आमदन लोगों की बढ़ नहीं रही और ये इसमें इजाफा होता है। लेकिन सर चले इतनी सारी मुश्किलात और परेशानियों में जो खुशी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, चले उसे कैश कर लेते हैं। मौसम अच्छा है लाहौर में तो बहुत अच्छा, लेकिन इस्लामाबाद में क्या मौसम है हम जान लेते हैं हरमीत से। हरमीत कैसे हैं आप? आपको भी गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, मौसम अच्छा हो तो मूड भी अच्छा होता है। और अगर हम देखें इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से, तो कल रात से बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है और अब तक चल रही है। यानी मौसम जो है वो लगातार बारिश चल रही है। तो इससे ये है कि जो गर्मी शदीद यानी शिद्दत उसमें आ गई थी तो उसमें कमी भी हो रही है। और वैसे भी इस्लामाबाद में ज़्यादा ग्रीनरी है, तो जब इस तरह की बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ये शहर बहुत ज़्यादा तरोताज़ा लगता है। आपको वैसे दिल करता है कि वॉक करने, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक जो है यहाँ पे अभी CDA की जानिब से बनाए गए हैं, जहाँ पे आप जिधर से आप निकलेंगे, जिस गली कूचे से आप निकलेंगे, तो आपके लिए ट्रैक जो है वो वॉक के लिए बने हैं। तो बड़ा मज़ा आता है, दरख्तों के बीच में से ये गुजरते, ये कमाल के ट्रैक्स, तो उस पर वॉक करते भी मज़ा आता है। और हल्की हल्की बारिश, अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो हरमीत की बात को यकीनन आप सेकंड कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप लाहौर में तो आपको पता है कि रात से रिमझिम हो रही है, मौसम बड़ा औसम हो रहा है। लेकिन इस मौसम में सिर्फ हम दो ही अर्जियाँ थी जो लेकर पहुंचे थे कि भी अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा मुश्किलात है, कोई आसानियाँ करे। बिजली आएगी, चमकेगी, लेकिन आसमान पे, और पानी भी आएगा सर, लेकिन बूंदाबांदी की सूरत में आएगा। देखिए कितनी ऑप्टिमिस्ट है सर। मैं वही हैरान हो रहा हूँ। मतलब यह है कि अपनी खुशी की बात कर रही है, मेरे दुख की बात नहीं कर रही जो पेट्रोल की वजह से है। और हरमीत ने भी नहीं की। हरमीत जो है वो भी लग रहा है बड़ा खुश है। सर वो दुख अभी लगातार रहेगा, क्योंकि अब हम देखते थे ना कि खान साहब की हुकूमत में 5 रुपए 3 रुपए बढ़ती थी, लेकिन नून लीग ने तो नून लीग और इत्तेहादियों ने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेचारे नून लीग वालों को ये सहरा सिर्फ नहीं जाता है, जो लाने वाले हैं उनको भी जाता है, और साथ में जो उनके जो दोस्त हैं इत्तेहादी उनको भी जाता है कि भाई अब सिर्फ 10 रुपए नहीं बल्कि 30 और 15 रुपए की अब सबको आदत डालनी होगी, क्योंकि आगे भी रुकने नहीं है कीमतें और ये बढ़ती जानी है। और आपने जो दुरुस्त फरमाया कि इसके साथ साथ दीगर अशिया की कीमतें बढ़ेंगी, तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई रऊफ साहब, और लोग जो हैं बड़े मजबूर हैं बहुत ज़्यादा। आप कभी देखें ना, ध्यान दें, हम जब रास्तों पे जाते हैं तो बहुत सारे बाइक्स वाले जो हैं वो रास्तों से गुजरते हैं, पैदल लेके बाइक को लेके जाते हैं। तो इट्स मीन के इतना पैसे किसी के पास नहीं कि दोबारा वो टैंकी भर दे, या वो पेट्रोल पंप से भी गुजरेगा लेकिन वो पेट्रोल नहीं डालेगा क्योंकि पैसे नहीं होते जेब में। इस किस्म के हालात हैं और ये हर जगह आपको अब देखने को मिलेंगे। और आप ये देखिए कि पेट्रोलियम लेवी जो है सर, उसको अप्रूव कराने के बाद अभी रोका हुआ है, पता नहीं वो ब्लास्ट आएगा तो वो किस तरह से आएगा। सर कल मैं एक स्टेटमेंट देखी थी इसहाक साहब की, बड़े उन्होंने इंथुजियास्टिक होकर कहा, देख मेरा पाकिस्तान है, मेरा मुल्क है, मैं यहाँ आऊँगा, मैं ये ज़रूर आऊँगा। हम काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे सर इस पर कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। वो कहते हैं जनाब मैंने पाकिस्तान को बैंकक्रप्ट होने से बचाया, 98 में जब मुझे वजारत मिली तो मैंने करप्सी से बचाया। उसके अलावा मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, मेरा मुल्क है। और सर जो फेक अकाउंट्स हो या फेक जो केसेस हैं, अब उन केसेस को जो चल रहे थे उन्हें फेक कह रहे हैं, फेक केसेस है, उनका डट कर मुकाबला करूंगा और व्हाई नॉट, मैं तो पाकिस्तान आऊंगा। तो उनके आने पे देखिए अब क्या चीजें होती हैं। अलग बात है कि जब इनकी हुकूमत नहीं होती, अब पोजीशन में चले जाते हैं तो ये बीमार हो जाते हैं जेल जाने के खतरे से, और जब इनकी हुकूमत आ जाती है तरोताज़ा, अब डॉक्टर ने इजाजत भी दे दी और वो आ भी जाएंगे, कैसे इसका क्या करना है, कैसे तो वैसे इन्होंने खत्म कर दिया अपने। और दूसरी बात यह है व्हाइट कलर जी हरमीत, बात असल में यह है कि आके भी वो क्या कर लेंगे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जो कीमतें बढ़ाएंगे ना, जो खराब है जितनी ज्यादा,
मतलब अगर उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया कि क्या वजारत ख़जाना का आपको चार्ज भी मिल जाएगा साथ ही, उन्होंने कहा ये पार्टी फैसला करेगी। लेकिन अभी मैं अपने लीडर के हुक्म के ऊपर जा रहा हूँ पाकिस्तान। तो मतलब लीडर के हुक्म में आके उन्होंने कोई ख़ास रोल तो है नहीं, अगर वजारत ख़जाना उन्होंने नहीं संभालनी तो। लेकिन वजारत ख़जाना संभाल के भी वो क्या कर लेंगे। खैर मेरे ख्याल में बहुत मायूसी की बातें नहीं करते, अल्लाह करे कोई दुआ के साथ ही हम ख़त्म करते हैं। मुसलमानों में ये तो है ना कि दुआ कर देते हैं कि चलो अच्छा यार, अगर कुछ नहीं तो अल्लाह ताला करने वाला है, अल्लाह देखेगा। जुम्मे का दिन है सर, खास तौर पर आप जुम्मे के दिन का एहतमाम करें, उठें, अल्लाह से दुआएं करें अच्छे मौसम के साथ, अल्लाह पाक सब कुछ बेहतरीन करें इंशाल्लाह। पाकिस्तान में टॉप स्टोरीज आज के रनडाउन में क्या होगी, लेट यू गाइस। हमारे पास सबसे पहले खबर है सर, कुछ चीज़ें आपकी किस्मत में नहीं होती, आप जो मर्जी कर लें। उसकी हमारे पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल ये है, वज़ीर आला पंजाब के अल्फ के खिलाफ PTI की दरख्वास्तें अब बाकायदा तौर पर सर मंजूर हो गई हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और मुनहरिफ अराकीन के वोट निकाल कर दोबारा से काउंटिंग का हुक्म दिया है। तो ये अब जो हमजा शहबाज से पता नहीं किस चीज के ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब तो हर कोई वो हो जाना शर्मिंदा ताबीर नहीं होता। इसके बारे में डिटेल से तो बात करेंगे, लेकिन बन जाना है, लेकिन बड़ा टफ टाइम दे दिया इन्होंने, दे दिया सर। मतलब ये है कि अभी भी वजारत आला जो है उनकी कायम रखी है, उनके फैसले जो है वजारत आला से जो मजा लेना था उस बेचारे ने लिया नहीं सर। हाँ, प्रॉपरली नहीं लिया, वही तो कह रही हूँ, उनकी ख्वाहिश बीच में रही। खैर इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और आगे गवर्नर पंजाब को कल असेंबली का इजलास बुलाने का हुक्म सादिर किया गया है और फैसले के कानूनी निकात क्या है वो आपसे टेक्निकलिटीज जो है वो हम शेयर करेंगे। इसके अलावा आपकी मुलाकात आज पाकिस्तान की पहली डिग्री होल्डर तरखान कारपेंटर खातून है, उससे आपकी मुलाकात कराएंगे ताकि आपको पता लगे कि टैलेंट जो है वो आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बिल्कुल नहीं आता। आप जो भी हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, आप जो करना चाहते हैं आप करें। और इसके अलावा पंजाब में सर ये लंपी स्किन वायरस जो है वो तेजी से अब फैलने लगा है, चूंकि ईद आ रही है। 1000 केसेस तकरीबन रिपोर्ट हुए हैं। ईद आ रही है सर, जानवरों की तादाद ज्यादा है, मवेशी मंडियों में रश ज्यादा है और ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। पंजाब में 1000 के करीब केसेस हो गए हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए जब आप जानवर खरीदना जाएं, तो आपको क्या देखना चाहिए, और क्या लंपी स्किन का जो मरीज जानवर है वो उसकी कुर्बानी जायज़ है नहीं जायज़ है, इस हवाले से भी बड़े बात सारे करेंगे। सवाल है सर। इसके अलावा हम आपको आज बताएंगे पाकिस्तान का पहला ऐसा इदारा जो गरीब तलबा और तालिबात को CSS और PMS की मुफ्त तालीम मुहैया करता है। हम PMS और CSS ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चे जो है सर उन घरानों से होते हैं जो बहुत ज़्यादा लीड क्लास नहीं होते, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते और उनके ज़्यादा वसाइल भी नहीं होते। एक ऐसा इदारा आपके लिए आ गया है, मुलाकात कराएंगे आपकी उनसे जो कि इस इदारे को चला रहे हैं। सब चलते हैं अपनी डेली डोज की तरफ। डेली डोज, पहला डोज हम देंगे। अच्छी खबर है, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि रनडाउन में जब पूरी हम खबरें डालते हैं पॉलिटिकल फलाना, तो हम डेली डोज में अच्छी और एक्साइटेड खबरें आपको दें। तो पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड फिल्म सर इंटरनेशनल फेस्टिवल में मुंतखब कर ली गई है। अच्छा, ये अच्छी खबर है। ये हैंडमेड से मुराद ये है कि वो स्केचेस बनाए होंगे पहले, Yes, sir. और स्केचेस को उठा के फिर कंप्यूटर एनिमेशन के जरिए उन्होंने उसको किया होगा। ये कल भी हम बात कर रहे थे, जैसे या चंद दिन पहले हमने बात की थी कि मिस मार्बल में जो कोलैबोरेशन हुई है, जो पाकिस्तानी अदाकारों ने काम किया है, अगली खबर भी हमारी उसी से मुताल्लिक है, उसके बारे में डिटेल तो बाद में बात करेंगे। उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी जब ये एनिमेटेड फिल्म जाएगी फेस्टिवल में और पाकिस्तान में रिलीज़ होगी, तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट जो हैं उनको मौका मिलेगा अपनी सलाहियतें आजमाने का। तो ये आप विजुअली भी देख रहे हैं इसको दी ग्लास वर्कर। अच्छा जी, ग्लास वर्कर नाम है और इस सर अभी प्रोग्रेसिव जो है ना उस कैटेगरी में अभी फिलहाल इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है ना, अभी आपने इनिशियली खुद ही बताया कि वो स्केचेस फॉर्म में, देन उसके बाद उसको प्रोसीड करेंगे। तो फिलहाल प्रोग्रेसिव कैटेगरी जो है उसमें उन्होंने मुंतखब कर लिया है। और दी ग्लास वर्कर है सर, इनका जो जिस बैनर तले ये बनी है सर, उसने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ पाकिस्तान में बनाई हैं और वो काफ़ी हिट भी हुई हैं। इंटरनेशनल इदारा है जो कोलैबोरेशन कर रहा है और इनके दफातर मलेशिया, फिलीपींस, जापान, पेरू, अर्जेंटीना, अमेरिका, बरतानिया तक फैले हुए हैं। यस सर। तो काफ़ी बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है और कोलैबोरेशन ही वाहिद हल है पाकिस्तान के आर्टिस्ट को सीखने का मौका मिलता है। तो बड़ा मुबारकबाद उन लोगों के लिए जिन्होंने ये फिल्म बनाई है और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद ये करते हैं, अभी तो ये गई है फेस्टिवल में, आगे ये
प्रोसीड कोई करे, अवार्ड भी जीते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर वहाँ तक पहुँच गए, ये भी यकीनन एक क्रेडिट है कि आप वहाँ तक पहुँच गए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब दूसरे बैनर्स, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे बैनर्स जो हैं, उनके बैनर्स तले अगर हमारे तलबा और तालिबात काम कर रहे हैं, हमारे टैलेंटेड डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, तो उन्हें यकीनन सराहना चाहिए, और ये उसकी एक कड़ी है। आगे बढ़ते हैं सर, पसूड़ी की बात कर लेते हैं। ऐसा हिट गाना हुआ है सर, किसने इस गाने को गाया नहीं, किसने इस गाने को कॉपी नहीं किया, किसने इस गाने पे टिकटॉक नहीं बनाया, किसने इस गाने को पसंद नहीं किया। बस जी, ये जो तो क्या नाम था उस खातून का जिसने गाया था, शेगिल, शेगिल नाम था उसका, और वो लड़की जो है बड़ी सुपर डुपर अचानक से हिट हुई है, शायगिल, हाँ शायगिल नाम था। और लेकिन हरमीत आपको भी बहुत पसंद होगा ये गाना। हिट्स भी इसके बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपको यही, आप देखें नहीं गाना, देखें कितना पॉपुलर हुआ, और फिर यहाँ पे जगह बनाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप देखें कि जहाँ जहाँ पे आप जाएं, यूट्यूब पे आप उसके व्यूअरशिप देखें तो कमाल की है। फिर आपकी बात दुरुस्त है कि टिकटॉक, स्नैक्स, जहाँ पे भी आपको ये गाना ज़रूर देखने को मिला, लोग इस पर परफॉर्मेंस भी करते हैं, तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन मकबूलियत के वैसे भी इसने तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो तोड़े हुए हैं, और ये बड़ी बात है कि किसी फिल्म में भी इसको फिल्माया जा रहा है, तो बड़ी कमाल है। हाँ, और ये जो मार्वल सीरीज है, इसमें तकरीबन 8 पाकिस्तानी गाने शामिल किए जाएंगे, और ये भी उनमें से एक है। इसमें अहमद रुश्ती का मशहूर गाना कोको को रीना, मेरे ख्यालों पे छाई एक सूरत मतवाली सी, वो भी शामिल होगा। नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, वो भी शामिल होगा। तो बहरहाल हमारा फिलहाल जो वो है वो यही है कि मार्वल सीरीज में आपने पसूड़ी का गाना जरूर देखना है और उसको एंजॉय करना है। और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं, उनको भी मुझे लगता है कि आप खूब एंजॉय करेंगे। शयात होगी इसमें, फुआद खान होगा, समीना अहमद होगी, और सना क्या नाम है उसका, निम्रा बुच्चा। अच्छा ये भी इस फिल्म में ये जो वेब सीरीज है इसके अंदर ये शामिल है। तो बड़ी पाकिस्तान के लिए मुबारक की खबर है। और फिर जो इसके डायरेक्टर में शर्मीन उबैद चुनॉय, जो मशहूर हमारी डायरेक्टर हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई हैं उन्होंने, उनको अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है, वो भी इसके डायरेक्टर्स में से हैं। जो लड़की हमने पहले जैसे बात की, ईमान विलानी उसका नाम है, 19 बरस की है, कनाडा में रहती है, वो पैदाइश उसकी कराची की है, वो कनाडा शिफ्ट हो गई थी अपने वालिदैन के साथ, उसको मौका मिला, पहली उसकी फिल्म है, डेब्यू है उसकी, और वो भी इसमें। लेकिन सर बहुत छोटी उम्र में, 19 साल एक बहुत छोटी उम्र है, और अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो कि अपना मुस्लिम मुल्क नहीं है, और वहाँ पर अपना नाम बनाना और पहली डेब्यू मूवी ही इतनी अच्छी करना कि पाकिस्तानी आपके दोस्त और पाकिस्तानी नयाज जितने भी लोग हैं वो भी उसका हिस्सा हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सर, पाकिस्तानियों के पास टैलेंट हो, वसाइल हो या ना हो, आप कुछ भी ना हो सर, हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस तो हमारे पास इतना है ना कि आप उसकी तो मिसाल इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अगली खबर इसका जीता जागता सबूत है। सिद्धू मूसेवाले को आप जानते हैं, रिसेंटली हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि वो बड़ी बुरी तरह इस दुनिया से चले गए। लेकिन आपने कल से सोशल मीडिया पे एक पिक्चर वायरल देखी होगी सर, वो आजकल ना पीटीआई के एक पोस्टर पे नजर आ रहे हैं, पता नहीं है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं या पीटीआई के एक जैन कुरैशी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो पिक्चर जो है हम आपको दिखा भी रहे हैं, इमरान खान बीच में है, जैन कुरैशी फिर राइट में है आपके सिद्धू मूसेवाले। सिद्धू मूसेवाले, जैन कुरैशी जो है ये शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं। ये इलेक्शन जीत के कौमी असम्बली में पहुंचे थे, लेकिन जब कौमी असम्बली से सब ने रिज़ाइन किया, इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। अब ये पंजाब की टिकट के ऊपर लड़ रहे हैं, और वो खुद ये कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि ये कौन से हलके में पोस्टर लगा, कौन सी जगह पे पोस्टर लगा और किसने ये लगाया। और लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा मुझे बहुत हुआ है कि इसकी वजह से वायरल हो गई, और मुझे खुद ब खुद तशहीर वायरल हो गई तस्वीर, बिल्कुल। हाँ, और उनकी तशहीर हो रही है। और अगर आप देखिए सिद्धू मूसेवाले का ये लास्ट सॉन्ग था 295, और उसी को भी लिखा भी है उसके साथ 295। तो ये पोस्टर काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल है, और जितनी मुहिम उसने वैसे भी इलेक्शन के हवाले से करनी थी, उससे ज्यादा वैसे सोशल मीडिया पे उसकी सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर के साथ हो गई। अच्छा हरमीत, मुझे पता क्या लगता है, वो ज्यादा वायरल हो गई, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसने पोस्टर बनाया है या फिर उस हलके का जो उम्मीदवार है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो सपोर्टर है, उसका वो मेरे ख्याल से सिद्धू मूसेवाले का बहुत बड़ा फैन होगा। उसने वो फैन होगा और उसने फिर अपनी फैन ये चीज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में, मैं कल भी देख रहा था कि कुछ दोस्तों ने गुजरावाला से मुझे तस्वीरें भेजी
कि रक्शे पे या ट्रक पे सिद्धू मूसेवाले के जो तस्वीरें वो लोगों ने बनाई हैं, लगाई हैं, तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई सपोर्टर है और जो बहुत बड़ा फैन है सिद्धू मूसेवाले का, तो उसने ये तस्वीर उसी में लगाई है, तो उसके बाद ही वायरल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। और उसको बड़ा पसंद करते हैं सिद्धू मूसेवाला को, इसलिए नहीं कि वो भारतीय है या वो सिंगर है या वो रैप स्टार है, इसीलिए मेरे ख्याल से वो ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसकी एक सक्सेस स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है, लोग बड़ा रिलेट करते हैं अपने आप को उससे। पीपी 217 ये हल्का है जहाँ से इलेक्शन लड़े ज़ैन कुरैशी मुल्तान से, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लगता ये है कि अपनी सीट तो वो जीत जाएंगे। इनकी कैंपेन भी बड़ी ज़ोरदार तरीके पे चल रही है, और इस हल्के में चूँकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी के फॉलोअर्स में से हैं, और इनकी भी इन्होंने नेशनल असेंबली की सीट निकाली थी, तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। सर जो भी है, लेकिन इस वायरल पिक्चर की वजह से जो कैंपेन इनकी सोशल मीडिया पे हो गई है ना, वो करोड़ों रुपए लगा कर भी नहीं होनी थी। खैर ये वो काफ़ी है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सर अगली खबर जो है ना, मैं तो दुआ करती हूँ काश मैं होती, काश मैं होती तो क्या होता। अगली खबर देखिए जनाब, अकाउंट में 24 साल ढूंढते हैं, ये भी पता कर रहे थे ना। मैंने ना ऐसे गायब बना था जैसे गधे के सर सींग गायब होते हैं। लेकिन ये आपको कहानी सुनाते हैं। एक मुलाजिम है जनाब, उसके अकाउंट में 24 साल की तनख्वाह ट्रांसफर हो गई और सर वो गायब हो गया। गायब हो गया। उफ अल्लाह। चिली से इसका ताल्लुक है, जो अमेरिका के शुमाल में एक मुल्क है, और वहाँ पे एक अकाउंटेंट जिसकी तनख्वाह 24 साल जो साल की है वो इकट्ठी, और 24 साल की तनख्वाह को बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये कोई 1 करोड़ 70 लाख रुपए बनते हैं। सर जी बड़ी है। 1 करोड़ 70 लाख रुपए। वैसे देखा जाए 24 साल लेकिन आगे काम करने से बच गए ना सर। नहीं, वो पकड़े जाएंगे क्योंकि कंपनी जो है वो उनको ढूंढती फिर रही है। कंपनी जगह जगह उसने केसेस कर दिए हैं, उन्होंने कहा कि वो तनख्वाह वापस करे। उन्होंने उसको बता भी दिया था और उसने वादा भी किया कि मैं वापस कर दूंगा, लेकिन वो गायब हो गया। फिर उसके बाद अब कहाँ जाएगा? इतनी बड़ी गलती हो गई, अंदाजा करें आपने 24 साल की, 24 महीने भी होते तो हम चलो मान लेते। कंप्यूटर है ना भाई, कोई कैलकुलेशन करते हुए किसी ने मतलब गलती से गलत की दबा दी होगी। अल्लाह करे गलतियां हो जाए हमारे लोगों से। हाँ, हमारी कंपनी से भी गलती हो जाए। ऐसी गलती तो हम चाहते हैं कि हो जाए। अब तो रोफ साहब के लिए भी हो जाए, मेरे लिए भी हो जाए। चले, अब हमने काफ़ी सारी खबरें आपको डेली डोज में दे दी हैं, और हमने आपको ये भी बताना है कि एडिटोरियल सर हमारा एक मिस है मेरे ख्याल से छोटा सा। हाँ। फीफा ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल रुकनियत बहाल कर दी है सर। हाँ। अच्छी खबर है। हाँ। मैंने कहा जाते जाते ब्रेक पे हम आपको अच्छी खबर भी दे दें, कोशिश हमारी यही होती है हम आपको अच्छी खबरें दें। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है फुटबॉल्स की। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ सर, मेरी क्लास में ही 4 फुटबॉलर्स थे, 100% स्कॉलरशिप पे थे। दे आर वेरी टैलेंटेड, और लोग बहुत बड़ी तादाद में फुटबॉल को पसंद करते हैं। रोनाल्डो को और मेसी को लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन अब ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि फीफा ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल रुकनियत जो है, जो कि पहले बहाल नहीं थी, अब बहाल कर दी है। ये कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तान की फेडरेशन है फुटबॉल की, इसके 2 धड़े बन गए हुए थे और आपस में लड़ते रहते थे। उन्होंने लड़ के आपस में दफ्तरों पे कब्जा कर, एक ग्रुप कर लेता था, फिर दूसरा ग्रुप आ जाता था। इन्होंने काफ़ी ख़राबी पैदा की हुई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनकी रुकनियत ख़त्म कर दी गई थी। अब मैं ख्याल में कि रिजॉल्व किया इन्होंने, तो अल्लाह करे ये आपस के झगड़े जो हैं इनको यहीं पे रखें, अपने इसको इस हद तक ना ले जाएं आगे कि वो उसकी वजह से नुकसान हो। अब फीफा जब रुकनियत बहाल करती है, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल फुटबॉल के जो दरवाजे हैं वो पाकिस्तानियों के लिए खुल जाते हैं। पाकिस्तान में भी फुटबॉल को प्रमोशन होगी। वैसे ये बात हम देखते चलें कि इसी साल कतर में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और उसके राइट्स भी एक पाकिस्तानी कंपनी को उसने ले लिए हैं पाकिस्तान में दिखाने के। वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का बहुत पॉपुलर इवेंट होता है, और फीफा ही उसको करवा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है सर। हाँ। और कतर ने बड़ी मेहनत की है। उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है जो शेयर करने वाली है, वो ये है कि जो फुटबॉल इस्तेमाल होंगे वो पाकिस्तानी होंगे, सियालकोट के। दैट इज रियली गुड। लेकिन लाइक लोग बड़े खुश हैं, काफी एक्साइटेड हैं। उनके क्या रिव्यूज हैं, हमने कुछ चीजें निकाली हैं, हैव अ लुक, फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए आज एक तारीखी दिन है। पाकिस्तान की फीफा से मुअत्तली ख़त्म होने पर पूरी कौम को और बिलखसूस फुटबॉल बरादरी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। फीफा मैंडेट को मुकम्मल करने के लिए आपकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी पुरअज़म है।
ना सिर्फ फुटबॉल की सरगर्मियों को बहाल करेंगे बल्कि कौमी टीमों का बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर फीफा गेम है ना, मतलब गेम को बहुत पसंद करते हैं। अगर हम देखें ना वीडियो गेम्स वगैरह, बच्चों को इतनी पसंद है फुटबॉल कि वो गेम्स में भी अपना शौक पूरा करते हैं। और अगर बड़े बच्चों की बात की जाए, खासतौर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो वहाँ पर बाकायदा फुटबॉल का एक कोटा होता है और लोग उसे बड़े डिवोशन से, डेडिकेशन से खेलते हैं। और टीम्स जो है वो, अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इंट्रा यूनिवर्सिटी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें बड़ी तादाद में बड़े एक्सपर्ट और बड़े टैलेंटेड बच्चे उभर कर सामने आते हैं। नहीं, फुटबॉल खास पे हमारे बाज़ इलाके ऐसे हैं, बलोच जो लियारी के रहते हैं, लियारी के रहने वाले, वो फुटबॉल में बहुत आगे हैं। वहाँ के स्ट्रीट किड्स, एक बार जो इंटरनेशनल मुकाबला हुआ था स्ट्रीट किड्स का, वहाँ पे वो गए भी थे मुकाबले में, काफ़ी उन्होंने अच्छे। इसी के साथ साथ रोज़ा, आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान हैं, बहुत ज़्यादा उनके जो, मैंने तो बहुत ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो अब मुख्तलिफ ममालिक के लिए भी उनकी सिलेक्शन हुई है। हाँ। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि चाहे वो लियारी हो या हम गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जा रहा है और लोग भी बड़े शौक से देखते हैं फुटबॉल के। जब भी मैचेस होते हैं तो आप देखें ना कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है, हालांकि क्रिकेट की शायकीन बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन जब भी वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का तो मैं देखता हूँ कि हर जगह भी लोग जो हैं वो सिर्फ फुटबॉल ही देखना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ है, टैलेंट बहुत है, लेकिन प्लेटफॉर्म जो आपने जिस तरह फरमाया कि बहुत से बिखरे हुए हैं, तो अब चलो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो कामयाबी होगी, नौजवानों को भी कोई रास्ता जो है वो मिलेगा आगे जाने के लिए। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। सर एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम तीनों वापस आएंगे। आप उठें और अच्छे से अपने दिन का आगाज़ करें। इट्स अ वेकअप कॉल साइड। वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी। ब्रेक के बाद कल यूँ हुआ कि जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट में फैसला सुनाया गया और उसकी पहली जो एक मुख्तसर जो ऑर्डर है वो सामने आया, जिसमें ये था कि हमदा शहबाज का जो इलेक्शन है वो कालादम करार दिया गया है, हेडलाइंस आई, तो खुशी के शादियाने बजाते पीटीआई के लोग बाहर आ गए, उन्होंने आपस में मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। लेकिन जब तफसीली ऑर्डर आया तो पता चला कि उनको इससे बहुत गिले शिकवे हो गए हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। अब उसके मुताबिक ये है कि आज का ऑर्डर दिया गया है कि आज 4 बजे गिनती दोबारा की जाए। जो पिछले उनके जो उनका ओहदा है जितनी देर रहा है उसको अभी फ़िलहाल बहाल है। उनके जितने उन्होंने ऑर्डर्स दिए इस मामले में इतने दिनों के अंदर उनको भी गलत नहीं करार दिया जाएगा। तो आज की सूरत हाल क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह जाने का इंदिया भी दिया है इमरान खान और परवेज़ इलाही ने। वो ये कह रहे हैं कि हमारे 6 लोग हज पे गए हुए हैं, 5 लोग मुल्क से बाहर हैं, 5 को जो मखसूस नशस्तों पे हैं उनको अभी नोटिफाई नहीं किया गया, तो हमारे तो वैसे ही कम हो जाते हैं। लेकिन हम गिन रहे थे कुछ, तो हमारे अंदाजे के मुताबिक अगर ये सारे हों भी तो 173 के करीब बनते हैं पीटीआई के लोग और 177 बनते हैं जो मुश्तरका इस वक्त हुकूमत बनी हुई है मुत्तहिदा पीडीएम और उनके हवारियों की, तो उस हवाले से भी वो जीत जाते हैं। लेकिन खैर सूरत हाल क्या है उसके बारे में एनबीसी नासिर बेग चुगताई साहब हमारे दोस्त मौजूद हैं, उनसे चल के एनालिसिस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये फरमाइए कि जो हाँ ये फरमाइए कि अगर नंबर तादाद में देखा जाए नासिर बेग, तो वो तो लगता है कि फ़िलहाल हमजा के पास ज़्यादा है, लेकिन क्या इसको पुरअमन तरीके पे होने देंगे काफ लीग वाले पीटीआई के लोग? हालांकि अदालत ने ये कहा है कि अगर कोई रखना डालेगा तो तौहीन अदालत होगी, और एक बार अगर ये मुंतखब हो जाते हैं दोबारा हमजा आ जाते हैं, तो जो आईनी बहरान पैदा हुआ है वो दूर हो जाएगा या नहीं होगा? सर पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए ये और उन्होंने पिटिशन फाइल कर दी है कि आज जो इंतखाब हो रहा है 4 बजे पंजाब असम्बली में उसको रोका जाए और हमजा को हटाया जाए। अच्छा, ये दोनों कंट्राडिक्टरी पिटिशंस हैं, मतलब दरख्वास्तें हैं। किसी एक का फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है? मैंने परसों एक ब्लॉग लिखा था
इंडिया के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र असेंबली में ऐसी केस गया था, एक ठीक है। शिवसेना का चीफ मिनिस्टर था, और असेंबली ने उसने जी, जी, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तरी औकात के बाद बैठकर, ठीक मेरा जोर इस बात पर है, दफ्तरी औकात के बाद बैठकर इसका फैसला किया और डांट दिया और कहा असेंबली जाओ, ठीक है। असेंबली जाओ, फ्लोर टेस्ट करो। तो हमारे इलाके में जहाँ पर रोमन ग्रीको लॉ है और ताजीरात पाकिस्तान, ताजीरात हिंद और पार्लिमानी निज़ाम, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट ब्रिटिश से हमने उधार लिया हुआ है, वो सब एक जैसा ही है और हमारी रूलिंग भी एक जैसी है। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इनके पास दाने मुक चुके हैं, ये ख़त्म हो गए हैं और ये भी खतरा है कि मज़ीद टूट जाएंगे। तो ये शायद आज 11 बजे मिल रहे हैं, ये 11 बजे मुलाकात हो रही है और ये 2-3 तरफ से जा रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट गए, 11 बजे मुलाकात करेंगे। शायद उस मुलाकात में ये ज़्यादा बड़ा इम्कान है कि बाइकआउट ही करते असेंबली का, असेंबली ना जाएंगे, इंतखाब में हिस्सा न लें। क्योंकि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि रोक दें, क्यों रोक दें? फिर सुप्रीम कोर्ट बताएगी ना क्यों रोक दें। इसलिए रोक दें कि आपके लोग हज पे गए हुए। तो ये तो मेरा मसला नहीं है, ये तो चीफ विप का मसला था कि उसने रोका क्यों नहीं। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने एक विप जारी की हुई थी, कोई बाहर नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी की विप है, कोई बाहर नहीं जाएगा। आप भी जारी कर देते, दुनिया भर में ये होता है। कोई भी संगीन वाकया हो, कोई भी संगीन वाकया हो तो रोक लिया जाता है। फिर ये सर अंडरस्टैंडिंग, आपने कितना कहा था कि खुशी की शादियां नहीं मचाए गए, किसने मचाया सर? एसएम जफर के बेटे ने, जिनका कानून में इतना बड़ा नाम है। ओएस अहमद साहब ने, जो सदर के वकील थे, वो बाहर निकले कूदते हुए और मिठाइयाँ बांटते हुए, जी जीत गए जी, विक्ट्री का निशान। ओ भाई, पूरा फैसला तो सुन लेते, पूरा फैसला सुन लेते कि हाँ, चीफ मिनिस्टर का इंतखाब दोबारा कर लें, आप एक बार फिर वोट ले लें, और अगर वोट पे वो 185 ना मिले किसी को तो आप रन ऑफ कर लें। रन ऑफ पे जिसके वोट ज्यादा हो वो चीफ मिनिस्टर, वही सिकंदर। ये फैसला था, ये फैसला था। उस पर कितना को धमक आया इन्होंने। फिर उसके फौरी बाद अब महमूद रशीद ने कहा आइन की फतह हो गई, हाँ। पाकिस्तान में कानून की फतह हो गई, और उसके बाद क्रैश शिकस्त हो गई। अच्छा, सिकंदर तो बने या ना बने, वजीर आला पंजाब तो बनना ही बनना है सर। ये एक जिद की सी सिचुएशन हमें लग रही है। अब जो ऑर्डर पूरा जो हमने नहीं पढ़ा था, या पूरा जो हम देख रहे हैं कि लोगों ने पढ़े बगैर एक्साइटमेंट का इजहार किया, जश्न मनाना शुरू कर दिया, ढोल की थाप पे भंगड़े, और वो टिपिकल चीजें ना। लेकिन आपको क्या लगता है जो ऑर्डर है मुनव्वर फराकीन को निकाल कर दोबारा से गिनती का नंबर गेम जिस पर इन्होंने बहुत इतराना शुरू कर दिया था, उसको किस तरह से मीट कर सकेंगे? अल्टीमेटली देखने में लगता है कि हो जाएगा, इतनी स्ट्रगल और इतनी हर्डल्स के बाद भी बन जाएंगे वजीर आला पंजाब। आपको क्या लगता है इस हवाले से? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है कि हमजा के पास 9 अगर नहीं तो 2 तो एक्स्ट्रा हैं। यस यस, 2 तो हैं उसके पास, 2 तो हैं। मतलब मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको। और देखिए, इम्पोर्टेंट बात क्या हुई है इस दौरान कि शरकपुरी ग्रुप जो नून छोड़ के चला गया था, और नून ने बड़ी, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल लोग क्या होते हैं, मैं पसंद नहीं करता मुस्लिम लीग नून को, जी जी बिल्कुल, वेरी वेरी फ्रैंक। लेकिन पॉलिटिकल लोग क्या होते हैं कि उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं किया कि फ्लोर क्रॉस कर गए, इस उम्मीद पर कि हम ले आएंगे इनको, और वो ले आए। तो 4 वापस आ गए, इनके 9 हज पे चले गए, 4 बरतानिया चले गए। तो घुमाएं, फिर तफरी कराएं, हज कराएं, सियासत छोड़ दें। जी 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 हरमीत। अच्छा बेग साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक सियासी तनाव, एक बहरान जो है वो तो पंजाब में चल रहा है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अदालती ये जो फैसला है इसने मजीद बहरान पैदा कर दिया, मजीद इसमें मतलब वो आप ये समझे कि माजिस की तीली डबल कर दी है। तो आप क्या कहेंगे सर, ये वाकई ये नाखुश क्यों है इस फैसले से? बड़ी खुशी मिठाइयाँ तो हो रही थी। और इसी के साथ एक और सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ कि खान साहब का कल बयान आपने सुना होगा जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि नामालूम अफराद की जानब से कॉल्स आ रही कि PTI का टिकट ना लें। तो ये आपको क्या लगता है कि खान साहब के लिए बयान आने वाले दिनों में नुकसानदेह साबित होगा या कोई फायदा देगा? सर एयाज अमीर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, रोज साहब जानते हैं बहुत अच्छी तरह। कभी उन्होंने सुड़ाई की है ना,
वहाँ तकरीर में खड़े होकर, वो काफी है उनके लिए। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि नकल के लिए अकल चाहिए होती है। नकल के लिए अकल चाहिए होती है। आपको वो नंबर बताने पड़ेंगे कि किस नंबर से कॉल आ रही है, या अननोन से आ रही है तो दिखाना पड़ेगा आपको। अननोन को भी ट्रेस कर लिया जाएगा। तो पहले अगर आ रही है तो रजिस्ट करें भाई, रजिस्ट करें, लड़े क्यों? बकौल अयाज अमीर के, आप शौक तो आपको था एक्सटेंशन खेलने का, आप खेल गए वो। खैर छोड़े इन बातों को। दूसरा सवाल जो था आपका कि बुरहान पैदा हो गया, मैं फवाद मलिक की बहुत तारीफ करूंगा, हालांकि मैं उसका सब खिलाफ हूँ, कि उसने बहुत देखकर तर्जुमा पढ़ के, तर्जुमा करा के फैसले का फिर ट्वीट किया। ठीक है। शीरी मजारी ने और फर्रुख हबीब ने सब ने नारे तकबीर लगाकर कूद पड़े थे मैदान के अंदर, लेकिन फवाद ने देखा कि थोड़ा रुक जाओ, वो कई बार इसका एक्सपीरियंस कर चुका है, नून वाले गलती कर चुके हैं पहले जीआईटी बनने पर, तो उन्होंने तर्जुमा करके पढ़ा और फिर कहा बुरहान पैदा हो गया। बुरहान क्या पैदा हो गया? मेरे नजदीक बुरहान कोई नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है, आज असेंबली फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट मुमकिन है अभी एडमिट ना करे दरख्वास्त को, क्योंकि आज असेंबली का इजलास है, और असेंबली के इजलास को मुलतवी करना बहुत बड़ा फैसला होगा। अच्छा नासिर, सुप्रीम कोर्ट जी नासिर बेग साहब, जी। ये फरमाइए कि क्या बहुत से लोगों का जो कहना है कि 17-18 दिन इंतज़ार कर लेते अगर, जब ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और उसका फ़ैसला होने के बाद ये फ़ैसला सुनाया जाता तो क्या ज़्यादा बेहतर ना होता? पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं। पीटीआई के लोगों को शायद उम्मीद ये है कि ज़िमनी इंतखाब में वो काफ़ी सीटें ले लेंगे। आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसा कुछ होगा? क्योंकि अगर पीटीआई ज़्यादा सीटें नहीं लेती और नून लीग ज़्यादा सीटें ले जाती है, जिसका इम्कान काफ़ी ज़्यादा है, तो फैसला लेट हो या अभी उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने लगा? देखिए, सब बहाने हैं, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो 17 दिन हो, 17 महीने हो सर इंतखाबात में, आम इंतखाबात तक इंतजार कर लें आप, उसका रिजल्ट देख लीजिएगा। तो लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो मेरे दोस्तों से बात हुई, आप खुद बता रहे हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानने वाला होगा सूरत हाल को, कि मुस्लिम लीग का पलड़ा भारी है। अगरचे मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो हकीकत पसंदी पर उन्होंने जो महंगाई की है, अगर वो नहीं करते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। अगर वो महंगाई नहीं करते ये, तो पाकिस्तान IMF का नादेंदा हो जाता। और इसका मतलब है वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे जितने भी हैं आपके मुस्लिम ममालिक, वो भी आपको पैसे वैसे नहीं देते, और आप श्रीलंका से बुरा आपकी हालत हो जाती। तो इन्होंने अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम लेकर सब कुछ बुरा बन के ये फैसले इन्होंने किए। इन फैसलों का असर होगा इनके ऊपर। मुमकिन है 1-2 सीटें इनकी निकल जाएं, ये मुमकिन है, लेकिन जितनी सीटें पीटीआई को चाहिए या काफली को चाहिए वो उनको नहीं मिलेंगी। ठीक है, उनको 12-13 सीटें चाहिए कम से कम, हाँ, उनको नहीं मिलेंगी। वो मुश्किल है। मुस्लिम लीग का जो एक अंदाजा आ रहा है, वो 16 दावा आ रहा है, लेकिन अगर वो 10 भी ले जाएं तो बहुत है उनके लिए, उनके लिए काफी है अगर वो 10 भी ले लेते हैं। लेकिन अगर पीटीआई 10 लेती है तो फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, उनको नुकसान ही हो जाएगा। और पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफात हैं। पीटीआई के काफ लीग में तो खानदान ही टूट गया, हाँ जी, एक वफाकी हो गया, एक सूबाई हो गया। तो अब देखें क्या होता है सूरत हाल। तो बिल्कुल हरमीत ने सही कहा कि बुरहान है, लेकिन बुरहान नहीं है, बुरहान हल होने का रास्ते मौजूद हैं। अच्छा, एक पाकिस्तान का जो आइन है वो बड़ा जबरदस्त, जिन्होंने बनाया है, उनको सलाम करता हूँ। उन्होंने सारे रास्ते बताए आपको, कहाँ से किस तरह निकलना है, कहाँ से किस तरह निकलना है। और फिर उन्होंने जो ट्रैक ऑफ पावर है, अदलिया, इंतजामिया और वफाक, उसको उन्होंने जिस तरह बांटा है वो भी कमाल है। और ये भी यकीन कहीं से नकल की है हम लोगों ने, लेकिन बशर्ते कि आप उसको अच्छे से पढ़ लें। एनबीसी बेहद शुक्रिया, बड़ा ही सख्त बात है ना, एनबीसी बड़े आराम से करके निकल जाते हैं। मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी बात। बहरहाल काफ़ी अच्छा उन्होंने तज्जिया दिया है सारे सूरत हाल में, और मीठी मीठी बातें भी की। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम को वे फॉरवर्ड आगे लेके जाएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
अस्सलाम वालेकुम नवाज जी। ब्रेक के बाद हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे नासिर बेग चुगताई से। इसी हवाले से अब हम आमिर सईद साहब माहिर कानून हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनसे बात करेंगे कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि गवर्नर पंजाब इजलास बुलाएं और आज इजलास में ये फैसला करें कि कौन वज़ीर आला होगा, इसके कानूनी पॉइंट्स क्या हैं, इस हवाले से आमिर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ज़रा हमें कानूनी पहलू समझाइए, क्या इससे कोई इबाहम है इसके अंदर, क्या इससे कोई आईनी बहरान पैदा हो सकता है या बिल्कुल क्लियर कट ऑर्डर है और इससे कोई बहरान पैदा नहीं होगा, क्लियरली आगे चलती चली जाएंगी चीज़ें? देखिए जी, ये जिस दिन ये 16 अप्रैल का इलेक्शन हुआ था उस दिन गवर्नर ने जो इजलास बुलाया हुआ था, उस इजलास के बाद जो उस दिन वहाँ इलेक्शन हुआ वो एक आईनी प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 68 और 69 बहुत क्लियर हैं कि अदलिया के इख्तियारात में जो है इंतजामिया वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती और पार्लियामेंट के इख्तियारात में अदलिया इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। कोर्ट ने उस दिन भी एक ICA के अंदर फैसला दिया कि डिप्टी स्पीकर जो है ही शैल प्रिसाइड द मीटिंग और उसके अंदर वो इलेक्शन कराएगा, जिसको हमने उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये वहाँ के इंटरनल इख्तियारात हैं कि स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर है या पैनल ऑफ चेयरमैन में से कुछ होगा। तो वो उस चीज को हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन एक इलेक्शन हुआ जिस इलेक्शन के अंदर हाई कोर्ट ने हालांकि ये कहा था कि पुलिस अंदर एंटर नहीं होगी, हर बंदे को वोट कास्ट करने का राइट होगा, लेकिन एक इलेक्शन उन्होंने धांधली के जरिए अपोजिशन लीडर को, अपोजिशन के लोगों को बाहर निकाल दिया, जो दूसरा कैंडिडेट था उसके लिए रास्ते बंद कर दिए। तो एक इलीगल इलेक्शन हुआ। उस इलीगल इलेक्शन के अगेंस्ट जो गवर्नर उस वक्त के थे उन्होंने इसके ऊपर ओथ लेने से इनकार कर दिया और फिर हाई कोर्ट ने की ऑर्डर से एक स्पीकर कौमी असेंबली ने उनका ओथ लिया, जो कि अंडर चैलेंज था सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, ICA के अंदर। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ गया कि जो डिफेक्टर्स हैं उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, तो वो काउंट ना करने से एक आईनी बहरान और पैदा हो गया कि जब वो डिफेक्टर्स हैं उनका वोट ही काउंट नहीं होना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 186 की मेजोरिटी चाहिए, तो 186 की मेजोरिटी खत्म हो जाती है। तो उस इलेक्शन को चैलेंज किया गया कि जो इलेक्शन ऑलरेडी ठीक नहीं हुआ था उसका जो नोटिफिकेशन है उसको सेट असाइड किया जाए। तो जब अब ये बेंच में उन्होंने पिटीशन इकट्ठी की तो ये एक चीज जो करते हुए अदालत ने एक नए आईनी बहरान में सूबे को डाल दिया हुआ है कि उन्होंने ये कह दिया हुआ है कि आप गवर्नर को कहा है कि वहीं आप नया सेशन कॉल करें, जो 40th सेशन था उसके बाद 41 कॉल हो गया हुआ है, और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर है वही वहीं से काउंट जो है ना देखेगा। अगर काउंट में 25 बंदे डिडक्ट करेगा तो अगर 186 की मेजोरिटी नहीं रहता तो उसका नोटिफिकेशन सेट असाइड करके CM को खत्म किया जाएगा और सेकंड रन में जाएंगे। इसके ऊपर तो बिल्कुल कानून के अंदर और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं है। जब आप एक नोटिफिकेशन कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन गलत है तो फिर आप प्रिजाइडिंग अफसर के पास वापस नहीं भेज सकते हैं। ये अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है कि वो इंटरनल अफेयर ऑफ द पार्लियामेंट को कहे कि फलां दिन इलेक्शन होगा, फलां टाइम इलेक्शन होगा, और 24 घंटे का आपने टाइम दिया कि 24 घंटे में जब हमारा कोर्ट के सामने ये था कि जब पूरा कोरम मौजूद नहीं है, उसके अंदर कुछ लोग हज पे गए हुए हैं, कुछ लोग मुल्क से बाहर गए हुए हैं, 20 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है और 5 सीटों के जो डिफेक्टर्स थे उनका अभी तक कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए 5 दिन से फैसला नहीं हो सका। जब कोरम पूरा नहीं है तो आप ये इलेक्शन नहीं करा सकते हैं और 24 घंटे के मार्जिन पे आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं। इट मीन कि आप जो एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट थी उस इलिजिटिमेट को लेजिटिमेट करने जा रहे हैं। हमारा ये स्टांस था कि क्योंकि कानून के अंदर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अब इस ऑर्डर के बाद एक नया आईनी बहरान बन जाएगा कि ये अगर उसको आज फॉर एग्जांपल हमजा को वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर इलेक्शन करवाता है और वो कहते हैं ये इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो कल हमने आज इसी चीज को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया हुआ है, केस फाइल कर दिया हुआ है और हम देख रहे हैं कि हमें पता है कि हमेशा अदलिया आजकल टाइम के ऊपर फैसले कर रही है और हमें अदलिया के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। तो हम देख रहे हैं कि इसको क्या इलेक्शन को फॉर द टाइम बीइंग पोस्टपोन किया जाए ताकि एक प्रॉपर टाइम मिल सके और लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। एक पंजाब सबसे बड़ा सूबा है ताकि किसी नए आईनी बहरान से बचा जा सके। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ये चूँकि ज़ाहिर है वो पार्टी है ये कह रही है कि इलीगल हुआ सारा कुछ, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसे नासिर बेग चुगताई से हमारी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि कोई बहरान ऐसा
पैदा नहीं होगा, एक तरीके से हो जाएगा। ये हो सकता है कि थोड़ा सा इंतज़ार किया जा सकता था कि जो इलेक्शन है वो हो जाता, ज़िमनी इलेक्शन हो जाता और उसके बाद इंतखाबात होते दोबारा, या देखा जाता वज़ीर आला किसने होना है। लेकिन उस सूरत में भी हम जैसे देख रहे हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना था। तो पीटीआई के लोग या पीटीआई के ये जिनसे हम बात कर रहे थे आमिर से, ज़ाहिर है ये पीटीआई की पार्टी है, तो इन्होंने तो ये कहना था और इनका पॉइंट है, इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, उसको इलीगल समझते हैं। लेकिन कल जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उससे इसको लेजिटिमेट करार दे दिया उसको एक तरीके से, और वो उन्होंने ये भी कह दिया गवर्नर को कि आप कॉल दें आज असेंबली का सेशन हो जाए। तो जब हाई कोर्ट डिसीजन दे देता है तो इसको सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सके, कोई और वे फॉरवर्ड नहीं है, फैसला करे, उस वक्त तक अगर ये नहीं होता तो ये लेजिटिमेट ही होगा और लेजिटिमेसी इसकी बरकरार रहेगी और इलेक्शन उसके मुताबिक ही होगा। तो हरमीत जी बिल्कुल जी रोहू साहब आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि ये तो आ गया, लेकिन अब देखें जोताई साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि भारत की अदालत ने जो फैसला दिया उसको हुक्म मानकर वो पेश भी हुए, लेकिन यहाँ पे अदालती फैसलों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। अगर आप देखें अदालत का एक फ़ैसला इससे कबल भी एक आ चुका है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, और वो है ECP जो बिल्कुल खामोश है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। तो इस पर भी बहुत सारे सवालात जो हैं PTI के जो अरकान हैं, कल साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब भी उसने इस पर बात की कि इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है। तो यहाँ पे ये मखसूस 5 जो नशिस्तें हैं, कम से कम होना तो ये चाहिए था कि इस पर भी नोटिफिकेशन इससे पहले जारी हो जाता, जब हुक्म ऑलरेडी आ चुका है, फैसला आ चुका है। तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमजा का पलटा जो है अब भी भारी है, और उसमें ये है कि रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मेरे ख्याल में मिलना इस वक्त मुश्किल होगा PTI के लिए। और अगर हम देखें तो हमजा का पलड़ा वैसे ही भारी है, और जो लेकिन मुश्किलात जो डाली हैं, जो रोड़े अटकाए थे PTI की और ख़ासकर काफलीग ने, तो बड़ा टफ टाइम जो है हमजा को मिला है, इसमें कोई शक नहीं कि एक टफ टाइम नहीं मिला। एक बहुत बड़ा सुबह जो है वो एक सियासी बहरान का उसको सामना है, और मेरे ख्याल में होना ये चाहिए कि सियासी बहरान को से निकालने के लिए सब तमाम दर पार्टी को एक होना चाहिए, क्योंकि हालात जो है मज़ीद से मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं। तो अब वक्त अगर आप देखें हर चीज़ की तरफ जाएँ, इदारे जो हैं उस तरह रुके हुए, इदारों में काम नहीं हो रहा है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी को देखें वो भी, उसको भी समझ नहीं आ रही कि भाई काम करें तो क्या करें, क्योंकि ऑर्डर कहीं एक से एक ऑर्डर आ जाता है तो कहीं दूसरे से दूसरा ऑर्डर आ जाता है। मतलब तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी सर ये है कि PTI बहुत हद तक कामयाब हुई है इस चीज़ को डिले करने में या डिसीजन को डिले करने में, लेकिन अल्टीमेटली PDM की बात की जाए, नून लीग की बात की जाए, तो नंबर गेम इस तरह से थी कि देर से सही लेकिन नून लीग इसमें कामयाब हो जाएगी कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को बना लिया जाए। हम इस पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और मुझे उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज़ बड़े अच्छे से कर लिया होगा। एक बार फिर से आप सबको सुबह बखैर। ईद उल अज़हा की तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोर से जा रही हैं, और इस ईद पे हम बड़ों को कहते हैं कि जब मवेशी मंडी जाते हैं तो बड़े ट्रिक्स होते हैं उनके पास, कभी दांत देखते हैं बकरे के, कभी कोई स्किन देखते हैं, मुख्तलिफ ट्रिक्स होते हैं उनके पास। लेकिन अब आपको इन सब ट्रिक्स के साथ साथ एहतियात भी करनी पड़ेगी। लंपी स्किन जो है वो ऐसा वायरस है जो कि जानवरों में फैल रहा है, कॉन्टेजियस है, जानवरों में मुंतकिल हो रहा है, एक जानवर से दूसरे जानवर में, और कहा जा रहा है कि खुदा ना खास्ते ये इंसानों में भी ना मुंतकिल हो जाए। तो अगर आप जानवर खरीदने जा रहे हैं ईद उल अज़हा के मौका पर, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो टिक मार्क आपने कीप इन माइंड रखने हैं और इसका ख्याल आपने रखना है। और सर बहुत बड़ी तादाद में जानवर ऐसे हैं जो कि इसकी वजह से हलाक भी हो रहे हैं। तो इस सारे सवालों के जवाब जो है ना वो हम आज इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं DG रिसर्च लाइव स्टॉक डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये फरमाइए कि ईद उल अज़हा का मौका है, जानवर बेशुमार आए हुए हैं मंडियों में, और ये जो बीमारी है उसका भी कहा जा रहा है कि वो फैली हुई है, तो कोई ख़तरा ज़्यादा है? उस हवाले से क्या एहतियात करनी चाहिए जब आप जानवर ख़रीदने के लिए जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जी इस बात की वजाहत कर दूं कि ये एक वायरल बीमारी है, और वायरल में जो पॉक्स ग्रुप है उससे इस बीमारी का ताल्लुक है। ठीक है। ये बीमारी, इसमें 3 अक़साम होती हैं, एक शीप पॉक्स होती है, एक गोट पॉक्स और एक लंपी स्किन डिजीज़।
ठीक है। बड़े जानवरों में इस वक्त जो आप दिखा रहे हैं ये बीमारी लंपी स्किन डिजीज है। ठीक है। इसमें जानवर को हाई फीवर हो जाता है और जेरे जेल जो है वो गिल्टियां बननी शुरू हो जाती हैं। इससे कबल बात आप जिक्र फरमा रहे थे कि ये कंटेजियस बीमारी है। ये मैं वाजे कर दूं कि ये एक जानवर से दूसरे जानवर को डायरेक्ट बिल्कुल नहीं लगती, इस हवाले से ये कंटेजियस नहीं है। इन फैक्ट इस बीमारी को फैलाने में डिफरेंट वेक्टर्स, जिसमें चिचड़ियां हैं, जिसमें बाइटिंग फ्लाइज हैं या मच्छर हैं, ये जब उस मुतासरा जानवर को काटते हैं तो उसका वायरस टेक ओवर करते हैं और दूसरे एनिमल तक उसको फैलाते हैं। तो यूं ये बीमारी फैलती है। तीसरी बात जो इब्तिदाइया में आपने जिक्र फरमाया था कि ये बीमारी जो है ये इंसानों के लिए नुकसानदेह है या नहीं है, तो एक तो बात ये है कि ये जो वायरस है ये पॉक्स इंसानों के वायरस से ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये किसी तौर पे भी इंसानों को पॉक्स काज नहीं कर सकता। सही। नंबर दो डिफरेंट ये भी शुरू में मिथ्स थी जब ये बीमारी सिंध के अंदर आई कि शायद इस जानवर का गोश्त या दूध जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात मैं वाजे करता जाऊं कि ये किसी सूरत भी जानवरों का गोश्त या दूध ये मुज़िर नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है बड़ा हीट से ये ख़त्म हो जाता है और जिस वक़्त दूध को या गोश्त को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो उस वक़्त ये वायरस वैसे ही डेड हो जाता है। तो इस हवाले से ये बिल्कुल फियरफुल नहीं होना चाहिए। महकमा जो लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट पंजाब जो है वो पूरी तरह कोशां है, बल्कि कबल अज वक्त हमने अपना एक हंगामी मंसूबा यानी कंटीजेंसी प्लान बना लिया था, जिसके मुताबिक हम इस डिजीज को काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हुए हैं। अगर मुझे आप इजाज़त देंगे तो मैं इसकी फिगर आपके सामने रखूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए हमें और ये भी बताइए फिर कि लोग अब मंडियों की तरफ जाएंगे अगर ये बीमारी नहीं और इससे चलें, आप ये समझें कि ये अगर है भी तो लोग इसके जानवर ख़रीद सकते हैं क्या? लोग जानवर ख़रीदेंगे, घर लाएंगे, दूसरे जानवर भी होंगे, उनको ख़तरा कितना ज़्यादा है, क्या एहतियात करनी चाहिए फिर ऐसी सूरत में, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा ने मुकम्मल इक़दामात किए हैं ईद उल अज़हा के पर्सपेक्टिव में। मैं ज़रा थोड़ी सी चूँकि एक प्रोग्राम सामीन तक ये बात पहुँचे कि इस वक्त हमारे पास पंजाब में तकरीबन 14.6 मिलियन कैटल हैं। ये बीमारी जो है सिर्फ कैटल मीन गाय और बैल में आती है, भैंस में इस बीमारी की कोई क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वो हमारे पास नहीं आई है, ना सिंध के अंदर, ना पंजाब के अंदर, ना दीगर प्रोविंसेस में। तो कैटल में हम इस वक्त वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारे पास अपने वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर में वैक्सीन प्रोडक्शन की फैसिलिटी है। आज तक हम तकरीबन 2 मिलियन प्लस जो है वैक्सीन प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो आज तक इस वक्त तकरीबन 10,650 एनिमल मुतासर हुए हैं। 12 मार्च 2022 को पहला क्लिनिकल केस हमारे सामने आया था। तब से आउट ऑफ 14.6 मिलियन कैटल हमारे पास सिर्फ 10,560 एनिमल मुतासर हुए हैं, जिसमें से सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के जरिए 8,742 एनिमल जो है वो रिकवर भी हो चुके हैं और रिकवरी की शरह जो है वो तकरीबन 80% बनती है। और ये बीमारी जानवर कैटल की बीमारी है, कैटल के लिए भी खतरनाक नहीं है। मैं वाजे करता जाऊं कि आज तक हमारे पास पंजाब में सिर्फ 51 जानवर जो हैं वो हलाक हुए हैं और ये जो हलाकत की जो परसेंटेज है वो 0.49% बनती है। तो इस हवाले से बिल्कुल पैनिक नहीं होना। ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी इसको खतरनाक समझा जा रहा है। खतरनाक इस हवाले से ज़रूर है कि पहले इस बीमारी का वजूद हमारे मुल्क के अंदर नहीं था, ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई है। बीमारियों की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। हमने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस वायरस के ऊपर रिसर्च की है और हमने जब इसका जुनियाती तज्जिया किया है तो हमें ये मालूम हुआ है कि ये इंडिया की स्ट्रेन के साथ ये वायरस मिलता जुलता है।
तो किसी तरह वेक्टर के जरिए ये वायरस जो है, हमें ये लगता है कि ये वायरस इंडिया से ट्रैवल हुआ है और यूं ट्रैवल होते होते सिंध से फिर पंजाब में दाखिल हुआ है। डॉक्टर अब्दुल रहमान, ये कहिएगा कि आपने रेशो बड़ी अच्छे से फैक्ट एंड फिगर्स हमसे शेयर किए हैं कि इतनी बड़ी तादाद है जो मुतासर हुई है, हलाकतों की तादाद ये है 0.49 आपने जिक्र किया। ये बताएगा कि आप वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, इलाज मुआवजा भी कर रहे हैं, रिकवरीज जो है उनकी तादाद कितनी बड़ी है, ताकि अंदाजा हो सके इस बात का कि अगर कोई डायग्नोज जानवर होता है इस डिजीज से तो उसके बाद इलाज मुआवजा आप लोग करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, और किस तरह से वो रिकवरी की तरफ जाता है, या खुदा ना खास्ता मौत ही इसका वाहिद आखिरी चीज है? जी, पहली तो बात यह है जी कि मैंने वाजे किया कि 82% जो अफेक्टेड एनिमल हैं वो रिकवर हो चुके हैं, क्योंकि हमने डिजीज रिपोर्टिंग को बहुत आसान बना दिया है। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 080009211 080009211। ये टोल फ्री नंबर है। कोई भी फार्मर या फार्मर का कोई भी मुतलका बंदा हमें उस जानवर के बारे में इस टोल फ्री नंबर पे इन्फॉर्म कर दे तो सिस्टम के जरिए ये इत्तला जो है मुतलका वहाँ के वेटरनरी स्टाफ को हो जाती है और वो फौरी तौर पर उस जानवर को इब्तदाई अदवार में ही उसकी डिजीज को कंट्रोल करने में शरीक अमल हो जाते हैं। और हमने ये देखा है कि इवन कई केसेस में हमने चौथे दिन जानवर जो है वो दोबारा अपने खाने पीने पे आ गया है और उसने दूध की जो है पैदावार जो है वो दोबारा बढ़ानी शुरू कर दी है। तो ये इस हवाले से ये ज्यादा खतरनाक जो है ये बीमारी नहीं है। हमने खातिर खा इंतजाम किया है ईद उल अजहा के हवाले से, और वो भी अगर आप फरमाएंगे तो मैं उसका भी जिक्र कर दूंगा। जी हरमीत। जी जी। अच्छा, अगर हम देखें सोशल मीडिया पे कराची में भी ये जो है मर्ज के हवाले से चीज़ें सामने है, पंजाब में भी आई हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मंडी की तरफ या इस जानवर की तरफ या इस मर्ज के हवाले से अजीब किस्म की जो है वो खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो क्या जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि इस फैलने का इसका इतना कोई खदशा नहीं है, तो अवेयरनेस के हवाले से कोई मुहिम का आगाज़ आप लोगों ने किया है? क्योंकि अभी जानवर में लोग ज़्यादा कुर्बानी के दिन करीब है, लोग मंडियाँ भी जा रहे हैं, मवेशी मंडियों की तरफ भी लोगों का रुख है। हरमीत सिंह भाई, आपने बहुत अच्छी और अहम बात की तरफ मेरी तवज्जो मबजूल करवाई है। विदाउट अवेयरनेस आप डिजीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने इसके ऊपर एक तो ये है कि हमारे जो स्टाफ है, हमारा वेटनरी और पैरा वेटनरी स्टाफ, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से हम रेगुलर सेशंस कर रहे हैं ताकि वो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए उनकी जो सलाहियत है उसको बेहतर बनाया जा सके। नंबर 2, हमने फार्मर्स के लिए और आम कंज्यूमर्स के लिए भी अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट फार्मर बैठक्स हैं, जिसमें डिफरेंट डोर टू डोर हमारे सेशंस हैं, हमारी स्कूल फोकस्ड प्रोग्राम्स हैं। चूँकि बच्चों को खसूसी तौर पे जब आप कोई मालूमात दे दें तो वो बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करते हैं। और तीसरा जो हमारा मोड है कि हमने स्पेशली फैब्रिकेटेड हमारी बसेज हैं कि जिनमें ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हम उन बसों को मुख्तलिफ मंडियों में और मुख्तलिफ एरियाज में ले जाते हैं और वहाँ पे लोगों की आगाही के लिए ऑडियो विजुअल एड के ज़रिए हम लोगों को बताते हैं कि ये इस बीमारी से पैनिक नहीं होना, अगर ये बीमारी हो गई है, आ गई है, तो हमने मिलजुल कर इस बीमारी का तदारक करना है वैक्सीनेशन के जरिए। वैक्सीन फ्री ऑफ कास्ट हम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे पास 2 मिलियन डोजेज हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 1.59 मिलियन डोजेज इस वक्त जानवरों को लग चुकी हैं। ईद उल अजहा के पर्सपेक्टिव में हमने खसूसी तौर पर ये अवेयरनेस क्रिएट की है और तशहीर की है कि महकमा ने 1 मिलियन डोजेज खसूसी तौर पे सैक्रिफिशियल जो एनिमल्स हैं, कैटल जो 2 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनके लिए हमारे महकमा के किसी भी वेटरनरी डिस्पेंसरी, वेटरनरी हॉस्पिटल या डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक से रब्ता करके वैक्सीन लगवाई जा सकती है। और बाकायदा तौर पे हम वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। और हमने ये भी गाइडलाइंस दी हैं कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट
जरूरी है मुख्तलिफ मंडियों के अंदर जानवर की एंट्री के लिए। जहां मैंने पहले जिक्र किया था कि ये बीमारी जो है ये वेक्टर के जरिए फैलती है, तो इस वक्त पंजाब में हमने इंटर प्रोविंशियल 18 चेक पोस्ट बनाई हुई हैं। वहाँ से जो भी जानवर KPK से या सिंध से या बाकी प्रोविंस से, बलोचिस्तान से एंटर होता है, तो हम लंपी स्किन डिजीज के हवाले से उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं और उन जानवरों को प्रॉपर तरीके से उस ट्रक के अंदर हम स्प्रे करते हैं। इलावा अजी इस वक्त पंजाब में 280 कैटल मार्केट्स जो हैं वो कायम हैं, जिसमें तकरीबन 90 तो जो हैं वो बाकायदा कैटल मार्केट्स हैं और बाकी जो हैं वो जो आर्जी ईद उल अज़हा के हवाले से कैटल मार्केट्स कायम होती हैं वो हैं। इस वक्त हमने तकरीबन 6,893 अपने स्टाफ मेंबर को इलाज मुआवजा और स्प्रे के लिए मुख्तस किया हुआ है। मैं यहाँ वाजे कर दूं कि आज तक टोटल 13,921 जानवरों को स्प्रे भी किया जा चुका है ताकि ये वेक्टर जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। हमारे पेशे नज़र है कि हम ये जो जानवर मुख्तलिफ मंडियों को जा रहे हैं, इनमें से लाजमी नहीं है कि 100% वहाँ पे बिक जाएंगे। इनमें से कुछ एनिमल जो हैं वो अनसोल्ड वापस भी जाएंगे। तो हमारे लिए ज़्यादा फिक्र और तशवीश की बात वो जानवर हैं कि जब वो मंडी से होकर आएंगे तो कहीं डिजीज़ को अपने एरियाज़ में, अपने इलाकों में कैरी न करें। तो इस हवाले से हम प्रॉपर वैक्सीनेटेड एनिमल विद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हम रिकमेंड कर रहे हैं। और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से भी मैं तमाम व्यापारी, हमारे जो दोस्त भाई हैं, हमारे तमाम फार्मर्स हैं, उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि महकमा के किसी भी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल से ये वैक्सीन लगवा के उसका सर्टिफिकेट हासिल कर लिया जाए। ठीक है डॉक्टर, बहुत मेहरबानी, थैंक। बिल्कुल अहम बात है। एक बात इन्होंने बताया कि बीमारी जरूर है लेकिन इतनी खतरे वाली बात नहीं है और उसके तदारुक के लिए बहुत कोशिशें की गई हैं। सर इजाजत है, मैं नंबर एक दफ़ा दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, 0800922 कहीं भी आप देख रहे हैं थोड़े से सिम्टम्स अपने जानवर में, वो अपने घर पे रखा हुआ है, मवेशी मंडी में है, व्यापारी है, किसान है, तो आप फौरी तौर पर इस नंबर पर रब्ता करें ताकि इस बीमारी को वक्त पर डायग्नोस करके इसके इलाज मुआवजे से आपके जानवर को बचाया जा सके। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, जी बिल्कुल, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जब मैं एडमिशन भी लेने गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था आप कर लेंगी। तो मुझे समझ नहीं आई थी, उन्होंने मुझे कहा क्यों है ये बात, लेकिन मैं कहा क्यों नहीं करूँगी। तो फिर इवेंचुअली जब आप फिज़िकली, हमारी सारी पढ़ाई ऐसी थी कि सारा फिज़िकली ही करना होता था और उसकी इवैल्यूएशन भी वैसे ही होती थी, तो नॉर्मलाइज होती रही ये चीज़। घर में भी यही है और आपकी फैक्ट्री में भी यही है, बस ये फ़र्क होता था यूनिवर्सिटी थी क्योंकि फॉरेन टीचर्स होते थे, तो आप बैंड 100 कह रहे हैं, पैनल 100 कह रहे हैं, वो आप फैक्ट्री जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं रंदा कहाँ है, आरा कहाँ है, तो वो जुबान बदल जाती थी, बात वही होती थी। तो एक प्रोफेशनल पर्सन एक्सपीरियंस है। सेंसिस बाय समरीन के नाम से अपना ब्रांड चला रही हैं, दैट इज़ रियली गुड, साउंड्स गुड। लेकिन जैसे अब्दुल सब कह रहे हैं कि नाजुक हाथों से औजार पकड़ना और फिर लकड़ी को तरखान की तरह काटना और फिर बनाना, नो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन चूँकि अब आप वुमेन एम्पावरमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, हर फील्ड में आपको ख़वातीन नज़र आती हैं। फैमिली सपोर्ट शुरू से था क्योंकि आपके फॉरफादर्स ने काम किया है, लेकिन मार्केट में फिर भी उसको एक्सेप्टेंस इस तरह से नहीं मिलती। जब लोग आपके पास ऑर्डर देने के लिए आते हैं तो वो यकीनन आपसे पूछते होंगे, इस तरह कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका कि आप करेंगी, लाइक आपने करना है, इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं? शुरू में तो घर वाले बस पढ़ाई समझ रहे थे, कर रही है बच्ची, कर रही है बच्ची, पढ़ रही है, कर रही है, कुछ कर रही है। तो वो जब आप काम लाते हो, आप प्रोजेक्ट्स पकड़ते हो, बेसिकली आपके क्लाइंट को ट्रस्ट आता है आपकी नॉलेज से। तो आप जब बात बिल्कुल टेक्निकली ठीक कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर के लिए फिर भूल जाते हैं कि लड़की है, छोटी है या क्या है। बात जब ठीक है, बात जब लॉजिकल होती है तो ट्रस्ट मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस को ज़्यादा है, क्योंकि मैं एजुकेटेड थी सारी बातों में, तो मैं कन्वे कर सकती हूँ। जब लेबर बात करती है उनकी लैंग्वेज फ़र्क होती है, हमारी थोड़ी प्रोफेशनल होती है, तो वो एक कॉन्फिडेंस उस चीज़ से है। फिर जब आप एग्जीक्यूट ठीक कर लेते हो बिल्कुल, फिर कॉन्फिडेंस और आ जाता है क्लाइंट का आप पे, तो वो आपका वर्ड ऑफ माउथ से भी हो जाता है, फिर बात फैल जाती है कि नहीं ये ठीक ही काम करती हैं। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप रेपो बन गई हुई है। अब नहीं कोई पढ़ाती भी हैं, ठीक है, आप जब पढ़ाती हैं तो फिर बहुत सारे आपने देखा होगा पहले इतना रुझान नहीं था, अब ख़वातीन बड़ी तादाद में पढ़ भी रही हैं और इस काम को आगे परसू भी करना चाहती हैं। तो जब आप पढ़ाती हैं तो किस तरह से देखती हैं इस पेशे को, ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए, और कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन करना चाहती हैं इस पर काम, लेकिन हर किसी को उस तरह से एक्सपोजर नहीं मिलता जिस तरह से आपको मिला?
मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने एक्सपीरियंस किया था, जो मेरी लड़कियां स्टूडेंट थी वो, क्योंकि उनको फील होता है कि हमने एक लेवल पे आना है जिस पे आदमी पहले ही है, तो वो उस सेंस ऑफ कंपटीशन में ज़्यादा मेहनत करती थी और ज़्यादा एक्सेल करती, और लड़के ओवर कॉन्फिडेंट थे हम तो कर ही लेंगे। लेकिन एक आपकी कारपेंटर से डिज़ाइनर तक की जो जर्नी है उसमें आपका दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना ग्रो कर रहे हो, कितना चैलेंज को ले रहे हो। आपने सिर्फ टेबल नहीं बनाना होता, आपने उसकी सारे एस्पेक्ट्स को समझना भी होता है, डिज़ाइन और कारपेंट्री को इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो वो लड़की उसको ज़्यादा चैलेंज की तरह लेके ज़्यादा अच्छे से अचीव कर लेती थी। हरमीत का सवाल लेते हैं जी। हरमीत, नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, मैं बड़ी खुशी भी हो रही है, बड़ा मुश्किल काम भी होता है कि जब हम देखते हैं कि वो आपने दुरुस्त फरमाया कि एक टेबल को बनाना, सिर्फ बनाना नहीं, डिज़ाइन करना, बहुत सारी चीज़ें से गुजरना पड़ता है। लेकिन ख़वातीन वैसे भी, कल सुहा फरमा रही थी कि मोल भाव में वैसे भी ख़वातीन बड़ी तेज़ होती हैं, तो आपकी तरफ जब कस्टमर आते हैं तो किसी प्राइस के हवाले से जब आप पूछते हैं तो क्या बहस ज़्यादा रहती है आपके साथ कि नहीं, वो कहते हैं चल लड़की बड़ी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत तरकान है, तो रहने दे, ले लेते हैं, खरीद लेते हैं? मेरे ख्याल से बार्गेनिंग और निगोशिएशन में आप सिर्फ अपने लॉजिक से विन कर सकते हो। कि आप कितना लॉजिकली डिफाइन कर रहे हो अपनी चीज़ को और कितनी वैल्यू आप दिखा रहे हो। एक परसीव्ड वैल्यू होती है, एक होती है एक्चुअली उस चीज़ में कितनी वैल्यू है। तो जब आपको उनको पूरा विजुअलाइज कराते हो कि आप जो चाह रहे हैं एंड में वो ये होगा और ऐसे ऐसे इन स्टेप से होगा, तो कन्विंस हो जाते हैं। फिर वो थोड़ा सा इससे बियॉन्ड देखते हैं कि एक लड़की है या कैसे होगा। जब आप समझाते हो कि सारा काम ऐसे होगा, सारा प्रोसेस ये है, इतनी लेबर है, इतना मटेरियल है, ये इन्वॉल्व है, ये टाइमलाइन है, तो आप सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व करके जब रियलिटी एक क्लाइंट को एजुकेट कर देते हो तो वो दे आर विलिंग टू पे फॉर इट। अच्छा, आपने मुझे कहा कि आपने बल्कि एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि समरीन, एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ। जी, गो अहेड। समरीन, हम देखते हैं कि बहुत फैमिली के जो लोग हैं वो भी जाते हैं खरीदने के लिए, कि शादी का माहौल हो या कोई और चीज़ है, या नया फर्नीचर घर के लिए जब खरीदना हो, खासकर जब ख़वातीन आती हैं तो उनका जब आपसे उनकी मुलाकात होती है और आपको देखती हैं तो क्या रिएक्शन होता है भाई? औरतों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब उन्हें सामने औरत मिलती है वो एक रिलैक्स हो जाती हैं। एक होता है ना सरेंडर करती है औरत, कि मैंने ये नहीं करना, ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, वो एकदम से सरेंडर हो जाता है। और फिर वो रियलिटी पे बात करती हैं कि मेरे हस्बैंड है, उन्होंने इतना ही बजट दिया है, ये मेरी सास है, उन्होंने ये नहीं छोड़ना घर में। ठीक है, तो एक लैंग्वेज बड़ी वार्म हो जाती है जब एक लड़की एक औरत से बात करती है, तो ये बड़ा अच्छा और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है। हमको लगता है ना कि आप समझती हैं ना, आप जो मैं कह रही हूँ, मेरी फील है या जो मेरी रिस्ट्रिक्शन है, जो मेरे मसले हैं, वो आप समझती हैं। अच्छा, आपने कहा एक जर्नी है इंटीरियर को लेकर, अगर आप करते हो, अगर आप तरखान हैं या आप कारपेंटर हैं, वहाँ से इंटीरियर डिज़ाइनर बनना वो एक जर्नी है। अब आपने वो सारी प्रोसीडिंग खुद की है, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप यू गो थ्रू योरसेल्फ थ्रू ऑल स्टेप्स ना। लेकिन कितना टाइम लगता है इसमें? अगर बहुत बड़ी तादाद में इंटीरियर में आपको सिर्फ स्केचिंग होती है, आपने सिर्फ एक डिज़ाइन करनी होती चीज़, लेकिन बीइंग अ कारपेंटर आपने उसकी टेक्निकलिटीज़ को भी देखना होता है, आपने खुद भी हथौड़े मारकर काम करना होता है। तो आपको कितना टाइम लगा है इसमें? मैं इसे कहूँगी कि ये जर्नी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कि इसमें आपको ये होता है आप जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लें, उनमें जितनी ज़्यादा चैलेंजेस आए, उनमें हारें, उनमें जीतें, उनमें हारें, उनमें जीतें, ये आपको रिफाइन कर देती है चीज़ विद टाइम, कि आपको समझ आती है कि नहीं अब ये ऐसे होगा, कि आप कितनी विलिंगनेस है। आप शुरू में ही डर जाएंगे ना, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि मटेरियल्स नए नए आ रहे हैं, चैलेंजेस नए नए आ रहे हैं, कस्टमर की डिमांड नई हो जाती है, तो आप कितना ज़्यादा उसको अचीव करके फिर उस पर ब्रेनस्टॉर्म करके कितना उस चैलेंज को, जितने ज़्यादा आप चैलेंजेस लेते हैं ना, उतना ज़्यादा आप रिफाइन होते रहते हैं। अच्छा, ये बताओ कि आम जो रवायती डिज़ाइनर हैं उनसे आपके पास को फर्नीचर लेने आएगा तो क्या मुनफरद चीज़ है जो आप पेश करती है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं? फिर मैं मुनफरद चीज़ ये देती हूँ कि मैं आपको बहुत वैल्यू देती हूँ। जो क्लाइंट आ रहा है ना, वो क्या चाह रहा है, मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है मैं कितनी बड़ी चीज़ हूँ, या आजकल बहुत ये चल रहा है, ये थोपती नहीं हूँ। मैं क्लाइंट को समझती हूँ। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमने कराना सब कुछ यही है, नया है, ये मेरी अम्मी का सोफ़ा है, इसके साथ मेरी बड़ी यादें, मैं क्या करूँ? तो मैं उसको अपडेट कर देती हूँ। मेरा ये, मैं बिलीव नहीं करती कि सब कुछ चीज़ें निकाल दो, सब कुछ नया कर दो जो आजकल चल रहा है। मैं क्लाइंट को समझती हूँ, उसकी मुनफरिद जो ख्वाहिशात होती है, वो जिस तरह चाहता है, क्योंकि कुछ औरतें होती हैं 20-20 साल ज़िंदगी के गुजार के कहती हैं अब मेरा घर बन रहा है। तो वो जो एहसास है ना, एक औरत को समझती है, मुझे लगता है मैं वो नर्चरिंग अच्छी करती हूँ। आपने खुद शादी कर ली हुई है? नहीं, अभी नहीं की। तो घर को बड़ा समझती है। हाँ, घर को समझना मतलब समझना पड़ता है, तो काम का हिस्सा है। अभी जो अपना शरीक हाथ होगा जिसको सोच रही होगी, वो भी क्या यही फर्नीचर डिजाइनिंग से या कोई भी हो, और क्या आसानी होगी उसके लिए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती उसका किसी आर्ट से, डिजाइन से ताल्लुक हो। अच्छा। एक बंदा इतना ज्यादा ना
हेक्टिक और ब्रेनस्टॉर्मिंग ये सब कर रहा है, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगी डिजिटल IT फील्ड से ही हो। अच्छा अच्छा, आप ये बताएं कि आपको रीसेंट चैलेंज क्या था? मतलब आपने कहा ना कि बार बार आपको काम करना चाहिए, आप फेल हो, फिर उसके बाद कामयाब हो जाए, फिर फेल हो, फिर कामयाब हो जाए, तो ऐसा कौन सा पहला चैलेंज था जो कि आपने अचीव किया? कोई ऐसी चीज़ आपने बनानी हो, ना बन रही हो, आप परेशान हो जाते हो, लेकिन फाइनली यू अकम्प्लिश दैट, तो वो क्या था? बिल्कुल शुरू के तो चैलेंज यही थे कि मटेरियल लेना, परचेजिंग, अपने साथ लेबर को, वेंडर्स को ज़रा कंफर्टेबल कराना, टीम वर्क। हाँ, टीम वर्क से ज़्यादा एक्सेप्टेंस लाना कि मैं खरीद ही रही हूँ मतलब खरीदूंगी भी, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म उन्हें, क्योंकि वेंडर लेबर इन सब का होता है, कुड़ी दी शादी हो जाएगी, हम क्या करेंगे? हम लॉन्ग टर्म कभी वुमेन को लेके नहीं हम सोचते कि उन्हें होता है she'll fly away with the बिजनेस का खत्म ही हो जाना है, तो वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, उनको ट्रस्ट दिलाना कि आई एम हियर एंड यू आर गोइंग टू गेट बिजनेस, तो ये चीज़ थोड़ी सी होती है। नए अब के चैलेंजेस में ये आ जाता है कि मटेरियल्स और इन्फ्लेशन और ये चीज़ें ना बहुत क्विकली रैपिडली चेंज हो रही हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करना, क्लाइंट को एजुकेट करना कि ये अब ये नहीं, अब ये भी चल रहा है, ट्रेंड में क्या है, हाँ, और उसको यूटिलाइज करना। और ये जो हमारे डिजिटली सारे 3D रेंडर्स बन रहे हैं, और रियलिटी कितनी है और इंटरनेट पे कितना है, और पाकिस्तान में क्या अवेलेबल है, कुछ हम देख लेते हैं इंटरनेट से, सारी पिंटरेस्ट से हम देख रहे हैं, इमेजेस बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में वो मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। yes, yes, yes. तो ये क्लाइंट को ये बताना कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ जो अवेलेबल है और हमारा लोकल मार्केट में क्या है, वो मैच कराना, वो समझाना, वो एक अभी का मेरे ख्याल से कहते हैं एक कस्टमर की साइकी, आप एक पिक्चर आपके पास आ गई और कस्टमर ने कहा मुझे यही चाहिए और मुझे डिट्टो यही चाहिए, बहुत दफ़ा कस्टमर ऐसे होते हैं जो कैसा करते हैं। अच्छा, आपको भी ऐसे चैलेंजेस का सामना होगा, आप ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो में आपका मेन टारगेट क्या होता है? अब आजकल चीज़ें ट्रेंडी भी बहुत है, आप बताएं बीइंग अ वुमेन कारपेंटर, अब कितना आपने ग्रेजुअली चेंज होते हुए चीज़ों को देखा है? पहले एक रॉयल काइंड ऑफ फर्नीचर होता था, अब बड़ा अमेरिकन टू द पॉइंट कंसाइज होता है, ये रेवोल्यूशन आपने किस तरह से देखी है? पहले हमारा काफ़ी ग्रैंडियोसिटी की तरफ था रुझान, हमारा जहेज़ का फर्नीचर वाज द, मैं कहूँगी, सिग्निफिकेंट थिंग, कि तब जाके ही लोग फर्नीचर खरीदते थे या फिर जब बच्चे होते थे, तो वो जो उस फर्नीचर की लैविशनेस, वो जो हमारा सारा रुझान उस तरफ था कि ससुराल वाले इम्प्रेस हो जाएं, वो चीज़ अब अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गई है, क्योंकि अब का जो कपल है वो दोनों वर्किंग है और वो दोनों चाहते हैं हम 3 साल बाद ये निकालें और कुछ नया ट्रेंडी सा ले आएं। वो ज़रा ना, क्योंकि बाइंग पावर अब औरत के पास भी है, तो डिसीजंस जो हैं वो दोनों होने लगे। ऊपर से ये जो एक हमारा थॉट प्रोसेस था कि 20 साल तक चले, 50 साल तक चले, अब हमारी अम्माओं कब तक चलता आ रहा है। एग्जैक्टली, अब लोग कहते हैं हम घर भी बदल लें जल्दी से, हम इंटीरियर भी पूरा बदल लें जल्दी से, तो ये एक अच्छी बात भी है, और एक तरह से ये भी है कि हमारा वो जो पूरा वुडन एक कल्चरल कार्विंग वगैरह वो थोड़ी सी पीछे भी जाती जा रही है। समरीत चिन्योट जाना होता होगा अक्सर, आपका सारा फर्नीचर वहाँ पे बनता है, तो वहाँ जाके उन लोगों से डील करना जो रिवायती तौर पे एक अरसे से मुंसलिक है कारोबार से, वो अजीब नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता? पहले तो सबसे पहले आपको, अगर आप बहुत ही लोकल मार्केट में जाए सारे, तो रिजेक्शन फील होती है कि वो कहते हैं हमें सब कुछ पता है, आप क्या आगे हो, तो एक एनवीसी फील होती है कि ये लोग क्यों मुआवजा क्यों कर रहे हैं मेरे से, इनका ये अपनी तरह पे बहुत काबिल है, मैं अपनी जगह पे हूँ और मेरी जगह भी किसी ने कभी ले ही लेनी है और मैंने किसी की ले लेनी है, तो ये हायरार्की की रिस्पेक्ट करना, ये मेरे ख्याल से हम लोगों की ना सोच बड़ी छोटी है कि कोई आ गया तो मेरे रिस्क पे ही हमला करने आ गया। ये हमें अपनी महदूद सोच को मेरे ख्याल से वसी करने की ज़रूरत है, एज अ औरत भी, एज अ मर्द भी, कि कोई बात नहीं, रिस्क में हिस्सेदार बने, हम रिस्क बढ़ाने वाले बने। तो ये उनकी जो महदूद सोच में रुकावट आती है ना काम में, ये सबसे ज़्यादा तंग करती है। दूसरा, मैं महसूस करती हूँ इन लोगों को एजुकेट करना, ये कार्विंग तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, वो लकड़ी कौन सी है, उसकी वाटर क्वांटिटी क्या है। बहुत से क्लाइंट मेरे हैं जो चिन्योट जाके लेके आते हैं सामान और फिर कहते हैं बैठने में नहीं आरामदेह, देखने में बड़ा अच्छा है। तो एर्गोनॉमिक्स समझना, इन्हें एजुकेट करना कि लकड़ी का वाटर कंटेंट क्या है, थोड़ी देर बाद हिलने लग जाएगी, चूंचा करेगी, थोड़ी देर बाद कितनी देर देखते रहेंगे, कभी बैठना भी तो है। तो ये उन लोगों को ये अनफॉर्चुनेटली स्किल सिखाया जा रहा है, लेकिन टेक्निकलिटी नहीं समझाई जा रही पीछे की। अच्छा, और हमें वो होता है मैंने जो परसीव किया ना समरीन की गुफ्तगू से, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट विद हर वर्क। आप काम करें, बट बिजनेस एस्थेटिक में कहते हैं कस्टमर इज गॉड, लाइक वो कहती है कि मैं एक आने वाले कस्टमर को इस तरह से लेती हूँ कि मैंने उसके जज्बात को समझना है, उसकी उम्मीदों को समझना है, उसके जो टारगेट्स हैं उसको समझना है, तो फिर इस तरह से यकीनन आप जहाँ जो काम कर रही हैं अल्लाह आपको उसमें मज़ीद कामयाब करें। बहुत सारी कामयाबी आपने समेटी भी हैं। तो ख़वातीन कहीं भी कुछ भी किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर सकती हैं। तो आपके आने का बेहद शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
जी अस्सलाम वालेकुम दुबा जी। ब्रेक के बाद CSS और PMS ऐसी डिग्रीज हैं जिनको ऐसी जॉब्स हैं जिनको हासिल करने के लिए हर कोई बड़ी कोशिश करता है, और कोशिश में ये शामिल होता है कि वो किसी इदारे को ज्वाइन कर ले। इदारे बड़ी बड़ी फ़ी लेते हैं और वो फ़ी ऐसी होती है कि जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में एक इदारा बनाया है, हमारे दोस्त हैं पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, इन्होंने जो मुफ्त रिहाइश देता है, मुफ्त तालीम देता है, और इनके इदारे से अब तक कई लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं, कई लोग जो है मुख्तलिफ शोबों में तालीम हासिल करने के साथ साथ इस वक्त CSS की जो कामयाबी है वो भी उनके कदम चूमे हैं उसने, और इनके बहुत से लोग ऐसे हैं जो आला पोजीशंस के ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं। तो इनसे चल के बात करते हैं। जनाब ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। तो ये ख्याल कैसे आया कि CSS की तरफ लोगों को लाया जाए, दूसरे जो PCS है जैसे उसकी तरफ लाया जाए, लोगों को क्वालिफाई करवाया जाए, आपके इदारे से गरीब बच्चे जो हैं वो भी मुस्तफ़ीद हों, वो ग्रेजुएट करें, वो इम्तहान पास करें और फिर आला अहदों पे जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैंने आज से 7 साल पहले एक सर्वे किया कि कितने इदारे हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं। तो माशाल्लाह 20 सैकड़ों इदारे हैं, ट्रस्ट हैं, फाउंडेशन हैं। मुझे कोई एक सिंगल इदारा ना मिला कि जो होनहार लेकिन मुस्तहिक बच्चियों और बच्चों को CSS PMS या 1 पेपर की तैयारी कराने वाला इदारा हो। तो मैंने उस वक्त सोचा कि काम वो करना चाहिए कि जो मुआशरे में नहीं हो रहा। मक्खी पे मक्खी मारना नामुनासिब है, अपनी मेहनत भी ज़ाया ना हो, लोगों के वसाइल भी ज़ाया ना हो। तो इस तरह माशाल्लाह आज से 7 साल पहले शुरू किया था। उस वक्त भी मेरा ख्याल था, अब भी है, लेकिन 4 साल मैंने इस कोशिश में लगा रहा कि मैं मदारस की बच्चियों और बच्चों को मेन स्ट्रीम कानून को इस लाइन में लेकर आऊँ। लेकिन वो फिर मैंने देखा और सोचा, सारा अपनी आंखों से तजर्बा भी हुआ कि शायद वो बच्चे इस काम के लिए पैदा नहीं हुए, क्योंकि यहाँ एक इंग्लिश और नॉलेज बहुत हाई चाहिए। तो उसमें बच्चियाँ और बच्चे वो भी आ रहे हैं, लेकिन फिर मैंने उसमें वसअत लेके आया। तो अब अल्लाह का शुक्र हमारे 32 बच्चियाँ और बच्चे बड़े थोड़े अरसे के अंदर CSP और PMS ऑफिसर बन चुके हैं। ठीक है। इसके लिए जी इसके लिए आपने जो मतलब जब शुरू किया तो एक तो ये भी बताइएगा ये किस जगह पे वाक़ है, ताकि लोग जो और आना चाहते हों आपके पास वो आएँ, वहाँ पे तालीम हासिल करें और अगले इम्तहानों में फिर वो नुमाया कारकर्दगी दिखाएं। तो वो भी, और ये कि फिर इंग्लिश मीडियम के लिए और अंग्रेज़ी तालीम के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए असातिज़ा भी आपको क्या मिल जाते हैं आसानी से जो आपके काम में आपका हाथ बटाना चाहते हो? ये देखिए, एक तो हमारी जो अकेडमी है लाहौर के अंदर 936 1 शादमन लाहौर में ये वाक़या है। और हमारा पेज है यूट्यूब पे, हम मौजूद हैं। ऑनलाइन हमारे पास क्लासें मौजूद हैं। कोई बच्ची और बच्चा अगर हमारे पास नहीं आ सकता, इस वक्त हमारे पास बच्चे इंटीरियर सिंध के, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, गिल बिल्तिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के बच्चियाँ और बच्चे पढ़ रहे हैं, कि जो ज़्यादा इसमें बच्चियाँ ऑनलाइन पढ़ रही हैं। और क्लास भी हमारी ऑनलाइन फिज़िकली भी होती है। 4 तरह के माशाल्लाह हमारे पास टीचर हैं। एक तो हमारे पास वही टीचर हैं जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं और बाकी दूसरी एकेडमी में पढ़ाते हैं, उनको हमने हायर किया है। और कोई एक सिंगल टीचर नहीं जिससे हम मुफ्त सर्विसेज ले रहे हैं। हमारी ये पॉलिसी है कि हमने तमाम टीचर को पे करना है। सेकंड, जो हमारे पास टीचर हैं वो हमारे अपने जो 32 बच्चियाँ और बच्चे ऑफिसर बन चुके हैं, वो फ्रेश होते हैं, उनका नॉलेज फ्रेश होता है, उनको हम जहमत देते हैं, वो रेगुलर हमारे पास पढ़ाते हैं। थर्ड, हमारे पास रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं तजर्बाकार, और वो हमारे पास पढ़ाने के लिए माशाल्लाह आते हैं। 4 जो हमारे पास है माशाल्लाह ब्यूटी और पावर, वो आप जैसे जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं जो अखबारात में लिखते हैं, चैनल पे बोलते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में जो लिखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे जो बोलते हैं, उन लोगों को हम जहमत देते। तो इस तरह हमारी इस एकेडमी के अंदर बहुत बड़ी ये पावर है। जो चौथी हमारे टीचर की लाइन है, जो मेरा ख्याल जो बाकी एकेडमी में उस बड़ी मिकदार में मौजूद नहीं या उनको दस्तयाब नहीं, वो हमारे पास दस्तयाब। अच्छा जैसे ये कहिएगा, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखें और जो भी हमारे पास फैक्ट एंड फिगर्स हैं, ज़्यादातर CSS और PMS के तलबा और तालिबात उन जगहों से होते हैं या उन घरों से होते हैं जहाँ वसाइल की सहूलियात की कमी होती है, इन चीज़ों का फुकदान पाया जाता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने
आपने लिया, लेकिन आपने कहा कि जो असातिज़ा होते हैं उन्हें आप पे करते हैं, उनकी जो भी सर्विसेज है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लेते। लेकिन इस नोबल कॉज में अगर कुछ लोग शामिल होना चाहें, और कुछ असातिज़ा खुद भी ऐसे होते हैं जो कि जिनका ताल्लुक ऐसे घरानों से होता है जिनकी मदद किसी ने नहीं की थी, उनकी मदद वो खुद करना चाहते हैं, वो आप तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड है? एक तो हमारे पास बच्चे फीस वाले भी हैं, थोड़ी फीस वाले भी हैं। जो बच्चे पिक एंड ड्रॉप नहीं अफोर्ड कर सकते, हम उनको पिक एंड ड्रॉप देते अच्छा, हैं। हर तरह की कैटेगरी जो की हैं। बच्चियों की लाहौर से बाहर की जो बच्चियाँ लाहौर आना चाहते हैं उनके लिए हॉस्टल फ्री है, बच्चों का हॉस्टल फ्री है, फिर किताबें हम उन बच्चों को देते हैं। और हमने सारे अमल का ना स्कॉलरशिप रखा है। हम उसे कहते हैं कि बेटा ये फ़ीस है, उसमें से आप कितना दे सकते हो, वो जितनी वो ख़ुद बच्ची और बच्चा चाहता है, कहता है, या जिसके वालिदैन साथ आते हैं, और वो हम ले लेते हैं उनसे, फिर किस्तों में ले लेते हैं। फिर हम उनसे ये कहते हैं कि बेटा क्लास में आपने नहीं बताना आपने हमें क्या दिया है, कि क्लास में हमारे जो इक्वल है, किसी ने फ़ीस दी है या नहीं दी, ये हमारी एक पावर और ब्यूटी है। दूसरा देखिए, जो जितना भी ये खैर का अमल है, ये मुखैर हजरात के तावन से कर, ज़ाहिर है हर चीज़ के ऊपर महंगाई के आलम में चीज़ें तो चाहिए जो दस्तियाब सहूलतें दस्तियाब करनी है, तो उसके लिए फिर हमारे पास ज़कात, सदक़ात, खैरात का ये है। और फिर हम उसको शरई तौर पे और इखलाकी तौर पे भी देखते हैं। फिर हम उन बच्चों से कहते हैं कि बेटा ये फ़ीस अगर आज आपने दे दी है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं देनी, हम आप बेशक हमारे जेब से ले लें, लेकिन आपने हमें ये पे करना है। पे उस वक्त करना है जब आपकी एलोकेशन हो जाएगी, 2 साल 3 साल 4 साल जब आपकी एलोकेशन हो जाएगी, उस वक्त आपने ये हमें फ़ीस जो आज की फ़ीस है उस वक्त पे करनी है, और किस्तों में पे करनी है। उसमें हमारा मकसद ये है कि एक तो उस बच्चे को, जिस तरह जब गाड़ी किस्तों पे ली हो तो वो सारी किस्तें पे हो जाती है, तो बंदे अंदर खुद एतमादी आ जाती है। तो हम ये चाहते हैं उनको ये कहें कि आप ज़कात, सदक़ात, खैरात के ऊपर नहीं पढ़े, बल्कि आप अपने पैसों से खुद पढ़े हैं। तो इस तरह ये सिलसिला बढ़ा। भी इंशाल्लाह हम मुल्तान में भी ब्रांच खोलने जा रहे हैं, कराची, मुल्तान में भी हमारा इरादा, बाकी शहरों में भी हमें जगह भी यहाँ मिली है इंशाल्लाह लाहौर के अंदर, वहाँ बिल्डिंग की ज़रूरत भी है। ये सारे का सारा जो खैर का अमल है मुखैर हजरात के तावन से मुमकिन हो रहा है। और मैं ये अर्ज़ करूँ कि मेरे पास 2 बच्चियाँ आई जिन्होंने कहा कि सर हम पढ़ना भी चाहती हैं, उनकी दिलचस्पी भी थी, हमारा उन्होंने टेस्ट भी उन्होंने क्लियर किया। तो मैंने जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा जी हम कुछ भी नहीं दे सकते, हम किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इतना दूर हमारा घर है। मैंने उनसे कहा बेटा आपने सिर्फ ये करना है कि दुआ आपने करनी है, दुआ की मैं कोशिश करता हूँ। मैंने उनसे राउत साहब वादा कर लिया कि मैं आपका जो रेंट है मैं रिक्शे आपको लगा देता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। तो अभी देखिए मेरा 35,000 रुपया उन 2 बच्चियों के ऊपर ख़र्चा नहीं आया था, जो मैं रिक्शों का उनको रेंट पे करना था। हम पे भी हम खुद करते हैं, उन बच्चों का हम पैसे नहीं पकड़ाते। तो अभी वो 35,000 में मेरा रेंट पे उनको मेरा नहीं लगा था हमारी एकेडमी का, लेकिन एक ऐसा बंदा मिला जो मुझे आज तक मिला नहीं है। उस बंदे ने हमें एक गाड़ी 0 मीटर फराहम की जो 35 लाख जिसकी अमाउंट थी। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई मुश्किल होती है, मैं 7 साल का ये तजर्बा है, तो कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक की जो मदद है वो रहमत शामिल हाल हो जाती है, क्योंकि आपकी नीयत साफ है। अच्छा, आपकी नीयत साफ है। और हाँ बिल्कुल, मतलब ये है कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं लोग शामिल होते चले जाएंगे, उम्मीद यही है। अभी लोगों से और अपील करना चाहेंगे, मतलब ये है कि आपके इदारे को ताउन दें, आपके इदारे के साथ खड़े हों ताकि और बच्चों को आप शामिल कर सकें। टारगेट वैसे क्या है, कितने ज़्यादा बच्चे करना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे ये बड़ा नेटवर्क हो, और मैं CSS PMS 1 पर 3 हम कर रहे हैं। अभी हम सिविल जज की तरफ भी जा रहे हैं, हमने ISS भी जो मसल्ह अफवाज का उस तरफ भी हमने जहाँ हम ये चाहते हैं कि इन शोबा जात में लोगों को हम लेके आएँ। तो हम ये एक तो मुखैर ज़ात से हमारी अपील है को ख़ुद आके पहले हमारा काम देखें, फिर हम दूसरे जो दूर दराज के शहरों में बैठे हैं अगर वो ये चाहते हैं कि उनके शहर में ये पौधा लगे तो हमारे पास पूरी तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। हम ऐसा सिस्टम वहाँ लगाएंगे कि बच्चे अपने घरों में अपने उस छोटे शहर में बैठ के पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि कोई माँ इस वजह से, कोई बाप इस वजह से परेशान ना हो कि मेरी बच्ची या बच्चा काबिल है वो CS PM या सिविल जज कर सकता है, लेकिन हम उनके लिए मुंतज़िर हैं। बाकी हम ये समझते हैं, आखिर में ये मैं कहूँगा कि हम ये समझते हैं कि बच्ची और बच्चा अपनी किस्मत साथ लेके आता है। वो बच्चे हमारे पास हैं, अल्लाह हमें असबाब आप जैसे लोग जब तक यहाँ मौजूद हैं, वो तमाम बच्चे जो हमें देख रहे हैं,
इदारे के बानी हमारे साथ पीर ज़िया साहब मौजूद थे। उन्होंने जो भी कहा, अब आपके लिए ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल काबिल बर्दाश्त या काबिल कबूल नहीं है कि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपके पास कोई वसाइल नहीं है, कोई पैसे नहीं है, आप आएँ और आके इस इदारे को ज्वाइन करें, PMS CSS देके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।